यस। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करें। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले गणित शिक्षण शास्त्र को, है ना। गणित शिक्षण शास्त्र जो एग्जाम में हमारा पूछा जाता है, ठीक है। क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना चाहिए एग्जाम से पहले, बिना इनको पढ़े आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। यानी कि हम लोग समझ सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको हम लोग यहाँ पर आज के सेशन में कवर करने वाले हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी, किन किन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है, डीप में पढ़कर जाना है, क्या चीज़ें हैं जो आपको एक जस्ट आइडिया उनका ले लेना है, तो वही सारी चीज़ों का डिस्कशन कुछ क्वेश्चंस के साथ हम लोग यहाँ पर आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। सो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके से वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप एक बार से मैसेज कर दीजिएगा 8770803840 पर, ठीक है। टेस्ट सीरीज लगाते रहना क्योंकि एग्जाम पास है। अगर आपने टेस्ट सीरीज या टेस्ट नहीं लगाए 150 नंबर वाले विद टाइमर, तो वो चीज़ हमें पता नहीं चलेगी कि कौन सा सब्जेक्ट जो है, चाहे सीडीपी हमारा ज़्यादा टाइम ले रहा है या मैथ्स हमारा ज़्यादा टाइम कवर कर गया है। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि बहुत इजी सब्जेक्ट लाइक हिंदी, हिंदी में गद्यांश पद्यांश इतने लेंदी आ जाते हैं कि सारा का सारा टाइम हमारा वही ले लेते हैं, राइट। तो आपको टेस्ट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यदि आप ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी का टेस्ट यहाँ पर बाय करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर बाय करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक रखा हुआ है, वहाँ से जाकर आप टेस्ट सीरीज़ को बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको स्पीड बूस्टर टेस्ट भी मिल जाएंगे। बेसिकली स्पीड बूस्टर टेस्ट का मतलब ये होता है कि कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाए। लाइक हमारा मैथ्स हो गया, तो उसमें 18 मिनट का एक टेस्ट रहेगा, ठीक है। क्वेश्चंस रहेंगे तो आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो 18 मिनट में आपका मैथ्स कंप्लीट हो जाए, ऐसा टारगेट हम लोग सेट करके इन टेस्ट को डिज़ाइन करते हैं। इसी तरीके से आपका सीडीपी का हो गया, 12 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है। तो इस तरीके के 14 मॉक टेस्ट आपके रेडी किए गए हैं ऐप पर, राइट। तो आप चाहे तो टेस्ट सीरीज को बाय करके इन सारे टेस्ट को भी यहाँ पर लगा सकते हैं, इंक्लूडिंग योर फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है। तो सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं और सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। यदि आप ऑफिशियल रूल बुक को चेक करते हैं तो रूल बुक में 5 टॉपिक्स बताए गए हैं, ठीक है। 5 टॉपिक के सब टॉपिक्स है, लेकिन जैसे कि उन्होंने बोला कि पाठ्यक्रम में आपका मैथ्स का या गणित का क्या महत्व होता है, राइट। उसके भी सब टॉपिक्स हो गए कि आप उसको किस तरीके से देखते हैं, गणित की भाषा क्या है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चों का गणितीकरण कैसे करना होता है, एनसीएफ क्या बोलता है, बुनियादी शिक्षा क्या बोलती है, ठीक है। फिर जितने भी टॉपिक्स हो गए उन सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने यहाँ पर 20 से 22 पॉइंट में अरेंज किया है। तो आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले जो आपका फोकस होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका परिभाषा से बनता है, ये लेकर चल लो, है ना। तो परिभाषा वाले जितने भी टॉपिक्स है, आपकी 20-22 परिभाषा है, उनको आप लोगों को एक बार देख लेना है। क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आपने लगाए होंगे, चाहे रीड के आपने सारे प्रीवियस ईयर लगा लियो, यूपी टेट लगा लियो, एमपी टेट, इवन ग्रेड 2 के पेपर्स आप लोगों ने लगा लियो, तो आपने वहाँ पर देखा होगा एक आध परिभाषा तो आती है। तो 1 नंबर आप यहाँ पर मानकर चलो। अगर आपने ये पहला पॉइंट कंप्लीट कर लिया मतलब 1 नंबर आपको मिल गया है, उन 15 में से 1 नंबर आपका कवर है। सेकंड है भारतीय गणित का शुभारंभ, मतलब शून्य की शुरुआत कहाँ से हुई, कोज्या जा लाइक साइन कोसाइन वाली जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें, गणित की शुरुआत कहाँ से हुई, ये वाला एक टॉपिक हो गया आपका। पॉसिबिलिटी है कि एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाए, ठीक है। गणित की भाषा, इससे 1-2 क्वेश्चन बनना ही है क्योंकि इसी के अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाती है, गणित की भाषा। और गणित में जितनी भी चीज़ें होती है, सरलीकरण कैसे किया जाता है, बच्चों का गणितीकरण कैसे होना चाहिए, वो गणित की भाषा है, ठीक है। तो ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, 1 से ज़्यादा नंबर ये लेकर जाएगा अपना। गणित के क्या क्या रूप यहाँ पर हो सकते हैं, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या है, क्यों प्राइमरी लेवल पर बच्चों को गणित पढ़ाना चाहिए, ठीक है। इसका महत्व और प्राप्ति उद्देश्य क्या क्या है, किन किन उद्देश्यों को हमें प्राप्त करना है। फिर यहाँ पर आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी जब हम लोगों ने क्लास 9th की बुक को स्टार्ट किया था, एनसीईआरटी क्लास 9th की बुक को स्टार्ट किया था, तो उसमें हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस देखी थी। एक पूरा चैप्टर डेफिनेशंस का ही था, जिसमें हम लोगों ने देखा था साध्य क्या होते हैं, परिभाषाएं क्या होती है, उपपत्तियां जो थ्योरम वगैरह हम लोग सिद्ध करते हैं ना, अभिग्रहित क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर करनी है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। गणित का अन्य विषयों से क्या संबंध है, गणित का विज्ञान से क्या संबंध है, गणित का सामाजिक विज्ञान से क्या संबंध है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएगी। गणित शिक्षा शास्त्र के सामान्य उद्देश्य क्या है, मतलब क्यों बच्चों को हमें पढ़ाना चाहिए गणित, तो वो सारे उद्देश्य आपको जानना है। गणित शिक्षण के उद्देश्य व प्राप्ति उद्देश्य क्या होते हैं, गणित शिक्षण के क्या क्या दृष्टिकोण यहाँ पर हो सकते हैं। उसके बाद गणित का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है, मतलब हमारे करिकुलम में गणित को इतनी मान्यता क्यों दी गई है, तो वो सारी चीज़ें क्यों, जब भी कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जब भी कोई भी आप प्रतियोगिता परीक्षा देने जाते हैं तो वहाँ पर गणित आपसे पूछा जाता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर होगी। गणित के लिए क्या क्या शिक्षण विधियाँ यहाँ पर हो सकती है जिसके माध्यम से आप बच्चों को गणित पढ़ा सकते हैं। और सारे गणितज्ञ क्लास 7 की बुक में आपने देखा होगा लास्ट पेज पर, अभी नई वाली बुक में तो नहीं है, लेकिन पुराने
जो MP बोर्ड की क्लास 7 की बुक आती थी उसमें सारे ही गणितज्ञ के नाम दिए जाते थे, राइट। तो वो सारे आपको पढ़ना है क्योंकि एक गणितज्ञ का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। गणित शिक्षण की क्या क्या तकनीक होती है, क्या क्या टेक्निक्स आप लोग यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। गणित का अभ्यास कार्य, बच्चों को गणित का अभ्यास कैसे करवाना चाहिए, इसके भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। लाइक बच्चों को एक त्रिभुज बनाकर हम लोगों ने दे दिया, है ना, समकोण त्रिभुज बनाकर हम लोगों ने दे दिया, फिर उनसे पूछा कि बताइए इसमें कितने समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से अभ्यास कार्य, एक घड़ी वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इस तरीके से ब्लॉक्स वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि, है ना। तो कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। तो कैसे गणित का अभ्यास कार्य कैसे करवाना है, NCF के अनुसार गणित कैसी होना चाहिए, स्कूली शिक्षण में गणित को लेकर क्या क्या समस्या आती है, टीचर को गणित पढ़ाने में किन किन समस्याओं या किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इट में भी डिसऑर्डर डिसकैलकुलिया हमारा यहाँ पर हो सकता है, डिस्ग्राफिया यहाँ पर हो सकता है, डिसलेक्सिया यहाँ पर हो सकता है। इसके बाद आपको कुछ, ये नोट्स की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, उसके बाद कुछ चीज़ें आपको नोट्स में प्रोवाइड करवाई जाएगी, वन लाइनर सीरीज, ताकि उनका शॉर्ट में आप रिविजन कर पाएँ ऊपर की जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। उसके गणितीय सामग्री टूल, जियो बोर्ड हो गया, फ्लैनल बोर्ड हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया, है ना। ये जितनी भी चीज़ें होती है वो गणित की सामग्री, अबेकस वगैरह हो गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें गणित पढ़ाने में चाहिए होती है, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स, दृश्य सामग्री होगी, श्रव्य सामग्री होगी, दृश्य श्रव्य सामग्री होगी, तो ये सारी चीज़ें आती है। उसके बाद इसके अंदर और टॉपिक हम लोगों को कवर करने होते हैं। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी होती है, ICT जो होता है, इसका क्या महत्व है, इसकी क्या उपयोगिता और गणित में इसका प्रयोग कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है आपको हर एक सब्जेक्ट में मिलेगी। लाइक आप यदि बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप ICT का प्रयोग कर सकते हैं, राइट। तो ये कॉमन हो गई हर एक सब्जेक्ट के लिए। गणित की बेसिक जानकारी, वैन हिले मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्लूम का वर्गीकरण, मूल्यांकन, जो फ्लैंडर का मॉडल है, गणित शिक्षण का मॉडल है, उसके बारे में देखना होता है। नैदानिक और उपचारात्मक, डायग्नोसिस और रिमेडियल टीचिंग क्या होता है, ये भी आपका सभी सब्जेक्ट में बनता है। उसके बाद जो है आपको फेबोनाची जो सीरीज़ है और गोल्डन रेशियो जो है, जो कि आपको ग्रेड 2 के पेपर में हर एक शिफ्ट में पूछा गया था इस टाइप के क्वेश्चन, तो वो यहाँ पर आपको कवर करना है। तो बेसिकली मैथ्स का सिलेबस आपका इतना बड़ा है, मैथ्स पेडागोजी का सिलेबस आपका इतना बड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये दिखने में आपको लग रहा है कि 29-30 हमारे टॉपिक हो गए, लेकिन ये सारी चीज़ें एक बार से यदि आपने पढ़ ली, है ना, तो वो सारी चीज़ें वन टाइम में ही लर्न हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नोट्स में आपको ये सारी क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद हमारे जो नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, जितने भी नंबर्स होते हैं, उनके जितने भी टाइप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको नोट्स में प्रोवाइड की गई है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को कि क्या क्या चीज़ें आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। NCERT मैथ्स को लेकर क्या बोलती है, व्हाट NCERT सेज, लाइक NCERT ने गणित को लेकर क्या बोला है, उनकी जो रूल बुक जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उसमें गणित को लेकर क्या क्या स्टेटमेंट दिए गए, या फिर जब भी आप NCERT के अपने बच्चों के लिए, खुद हमने जब अपने लिए NCERT की बुक खरीदी थी, तो स्टार्टिंग के 2 पेज और लास्ट के 1-2 पेज में जो है कुछ इस तरीके की जानकारी रहती थी, वो हमारे लिए नहीं होती थी दैट टाइम, वो टीचर्स के लिए होती थी। तो अब वो समय आ गया कि जब आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि आप बच्चों को अब पढ़ाने वाले, क्योंकि हम लोग टीचर बनने वाले हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। विद्यालयों में गणित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, बच्चों की सोच का गणितीकरण करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अपना जो CTET का एग्ज़ाम होता था उसमें हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो NCERT क्या मानता है कि बच्चों को गणित की शिक्षा देना मतलब कि बच्चों की सोच का गणितीकरण करना। अब सोच का गणितीकरण करना क्या होता है, सोच का गणितीकरण करना इन द सेंस कि जब भी लाइक अपने दैनिक जीवन में जब भी वो प्रश्नों को सॉल्व करे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ना कि मार्केट से सामान लेने गए तो वहाँ पर इतने पैसे दिए, इतने रिटर्न करना है, जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब उस तरीके से वो सोच पाए, मतलब अपने दैनिक जीवन में भी इन चीज़ों का प्रयोग कर पाए, ठीक है। तो बच्चों की सोच का गणितीकरण करना गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आज के सेशन का, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। जो जो भी चीज़ें नोट डाउन करने जैसी उनको साथ के साथ लिखते रहना। गणितीय उपक्रम में विचारों की स्पष्टता और तार्किक निष्कर्षों तक पहुंचने में पूर्वानुमान का कार्य करना महत्वपूर्ण है। मतलब पूर्वानुमान यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। पूर्वानुमान मतलब आपने पहले से क्या प्रिडिक्ट कर रखा था, पहले से आपने क्या अंदाजा लगा रखा था। तो यही इसने बोला है कि गणितीय उपक्रम में विचारों की स्पष्टता और तार्किक निष्कर्षों तक पहुंचने में पूर्वानुमानों पर कार्य रखना या कार्य करना महत्वपूर्ण होता है। आप कोई भी नई थ्योरम, मान लो कोई भी गणितज्ञ हो गए नए, हमारी अभी की सदी के गणितज्ञ रामानुजन हो गए, है ना, कोई भी गणितज्ञ हो गए, तो उन्होंने क्या करा है, प्रीवियस पुरानी चीज़ों को देखते हुए ही कुछ अपने नए निष्कर्ष निकाले हैं, है ना, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर क्या होता है, पूर्वानुमानों पर ध्यान दिया जाता है। सोच के कई तरीके हैं, और जिस तरीके की सोच कोई गणित में हासिल करता है वह उसे
हम लोग बोल सकते हैं अमूर्त विचारों के साथ कार्य करना और समस्या के समाधान के उपाय ढूंढना। मतलब हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि इंसान कई तरीके से सोच सकता है, ठीक है, कई तरीके से सोचने के यहाँ पर हमारे पास कई सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला होता है अमूर्त विचारों के साथ कार्य करना, मतलब कि बच्चा यहाँ पर कल्पनात्मक चिंतन कर रहा है, वो सोच अपने ही मन में, जैसे कि हम लोगों ने किसी को बोल दिया कि इसका इसमें गुणा करेंगे, इसको इतने में जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो कॉपी पेन लेकर नहीं बैठ रहा है, वो अपने मन मन में ही जोड़ रहा है। मतलब अमूर्त विचारों के साथ कार्य करना और समस्या समाधान के उपाय यहाँ पर ढूंढना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। स्कूली शिक्षा का सार्वभौमिकरण के गणित की पाठ्यचर्या के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ है। मतलब स्कूली शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना मतलब कि यूनिवर्सलाइज करना, यदि उसमें हम लोग बात करें तो उसमें गणित की पाठ्यचर्या को एक महत्वपूर्ण दिया गया। मतलब हर एक बच्चे को गणित पढ़ना हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया, और हमारे देश में ही नहीं, हर जगह इस चीज़ को अनिवार्य कर दिया गया, मतलब इसका सार्वभौमिकरण यहाँ पर कर दिया गया है, ठीक है। गणित विद्यालय में अध्ययन एक अनिवार्य विषय होता है और इस कारण गुणवत्तापूर्ण गणित शिक्षा पाना प्रत्येक बच्चे का अधिकार होता है। हमने वही देखा कि गणित जो है हर एक विद्यालय में अनिवार्य विषय के रूप में इसको एक्सेप्ट किया गया। मतलब आप इसको एज अ ऑप्शनल नहीं रख सकते, बच्चे को गणित पढ़ना ही होगी, राइट, ताकि उसका एक बेसिक नॉलेज हम लोग बोल सकते हैं उसका सोच का यहाँ पर गणितीकरण हो पाए। तो इस पेज से, इस स्लाइड से आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की सोच का गणितीकरण करना, और स्पष्टता और तार्किकता के लिए पूर्वानुमानों को ध्यान में रखकर ही नए कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं, नई थ्योरम बनाई जाती है, नई प्रमेय बनाई जाती है। बच्चे जो है गणित की सोच, यदि हम लोग बात करें तो अमूर्त विचारों के साथ कार्य करना और समस्या का समाधान ढूंढना सोच के अंदर, बच्चों की सोच के अंदर। हमने बोला ना कि बच्चों की सोच का गणितीकरण करना, तो सोच का गणितीकरण करना मतलब बच्चा जो है अमूर्त विचारों के साथ कार्य कर पाए और समस्या के समाधान यहाँ पर ढूंढ पाए। स्कूली शिक्षा का सार्वभौमिकरण, हम लोग बोल सकते हैं कि हर एक बच्चे को गणित आना चाहिए और हर एक विषय जो है गणित को एक अनिवार्य विषय के रूप में यहाँ पर लिया जाना चाहिए, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इससे हमने क्या एनालिसिस किया? इससे हमने ये एनालिसिस किया कि गणित शिक्षा का फोकस जो है संकीर्ण लक्ष्यों से हटाकर ऊंचे लक्ष्यों की तरफ स्थानांतरित करना। मतलब गणित हम लोगों ने पढ़ा है तो जस्ट नहीं कि हाँ पढ़ना है तो पढ़ लिए, ऐसा नहीं होता। हमें इसके लक्ष्य निर्धारित करने होंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि गणित ही सभी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसका बेस जो है गणित को ही माना जाता है। अगर एक व्यक्ति को गणित आता है तो वो सारे ही सब्जेक्ट अच्छे से कर सकता है। मतलब हर एक सब्जेक्ट में आपको गणित देखने को मिलेगी। तो इसके उद्देश्यों को नैरो ना करते हुए हमें इसके उच्च लक्ष्यों तक जाना होगा। संकीर्ण मतलब छोटा होता है, हिंदी में यदि इसकी बात करें तो ये छोटा होगा, ठीक है। तो गणित के उद्देश्य काफ़ी उच्च हो रखने चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को सफलता के भाव के साथ जोड़ना तथा साथ ही साथ उदयमान गणितज्ञ के सामने संकल्पनात्मक चुनौतियां प्रदान करना। मतलब बच्चों को सबसे पहले गणित से जोड़ना, क्योंकि जो बच्चों के अंदर गणित का भय बना हुआ है उसको निकाल कर बच्चों को यहाँ कर संकल्पनात्मक, मतलब बच्चा आसानी से बहुत फास्टली और बहुत ट्रिकी तरीके से जो है यहाँ पर अपने जो है संकल्पनात्मक क्रियाएं लाइक जोड़ घटाव गुणा भाग जितनी भी कैलकुलेशंस होती है उनको यहाँ पर कंप्लीट कर पाए। आकलन पद्धतियों को बदलना जिससे विद्यार्थी के प्रक्रियात्मक ज्ञान के स्थान पर गणितीय योग्यताओं की परख हो सके। यहाँ पर क्या बोला गया, पुराने समय में जिस तरीके से बच्चों का आकलन किया जाता था कि फाइनल एग्जाम होती थी, बच्चों को रिजल्ट दे दिया जाता था, वैसा न करते हुए हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रक्रियात्मक, उसका जो प्रक्रियात्मक ज्ञान है, जिस तरीके से वो एक हम लोग बोलते हैं ना बेसिक नॉलेज जो होता है, जो गणित का एक सामान्य ज्ञान होता है, उसके आधार पर जो है उसकी योग्यताओं की परख की जाए। विविध गणितीय संसाधनों से शिक्षकों का संवर्धन करना। अब शिक्षकों के पास भी सारे संसाधन अवेलेबल होना चाहिए, नई नई ICTs टेक्नोलॉजीज अवेलेबल होना चाहिए, जिसके माध्यम से वो बच्चों को और अच्छे तरीके से टीच कर पाए, ठीक है। तो हमारी दृष्टि में यदि बात करें तो गणित जिन परिस्थितियों में सीखा जाना चाहिए, मतलब बच्चों के साथ क्या क्या सिचुएशन होना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि जो हमारा बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका होता है वो कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, राइट। चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए मतलब कि बच्चे गणित को आनंद लेकर सीखें, मतलब मजे मस्ती मजाक में जो है बच्चों को गणित का ज्ञान हो जाना चाहिए। बेसिकली हम लोग बोले तो खेल खेल में बच्चों को गणित का ज्ञान हो जाना चाहिए। बच्चे महत्वपूर्ण रूप से गणित सीखें। तीसरा जो पॉइंट है, गणित बच्चे के जीवन के अनुभव का हिस्सा हो जिसके बारे में वो बात करें। मतलब ऐसा नहीं कि गणित जस्ट कॉपी खोली पढ़ा और बंद कर दिया, नहीं, रियल लाइफ में भी वो गणित उनके काम में आनी चाहिए। मतलब बच्चों को इतना इंटरेस्ट जागृत हो जाना चाहिए। बच्चे अर्थपूर्ण समस्या प्रस्तुत करें और हल करें, है ना, उनके हल ढूंढे। बच्चे संबंध और संरचनाओं की सोच बनाने में अमूर्त विचारों का प्रयोग करें। वही बच्चों की सोच का गणितीकरण करना मतलब समस्या समाधान ढूंढना और कल्पनात्मक चिंतन करना, तो वही बात हो रही है। बच्चे अर्थपूर्ण समस्याएं प्रस्तुत करें, है ना, और उसका हल निकाले, अमूर्त विचारों का प्रयोग करें। बच्चे गणित की मूल संरचना को समझे और शिक्षकों से अपेक्षा है, मतलब टीचर से क्या एक्सपेक्टेशन रहती है, टीचर से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि प्रत्येक बच्चे को कक्षा की प्रक्रियाओं के साथ जोड़कर रख सके। मतलब बच्चा जो है, हर एक बच्चा जो है क्लास में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उसमें जुड़ा हुआ रहे, उससे कनेक्टेड रहे।
दूसरी तरफ बात करें तो दूसरी तरफ सारे स्कूलों में गणित की शिक्षा तरीके तरीके की समस्याओं से घिरी हुई है ना। मतलब क्या क्या समस्याएं आती है बच्चों के साथ और एक टीचर के साथ। टीचर को तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रॉपर संसाधन अवेलेबल नहीं होते हैं, और बच्चों को सबसे बड़ा जो एक दिक्कत आती है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि बच्चों के अंदर मैथ्स को लेकर थोड़ा भय बना हुआ रहता है। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चों में गणित को लेकर डर और असफलता का भाव होना, पाठ्यचर्या जो छोटे से प्रतिभाशाली वर्ग के साथ ही असहभागी बड़े वर्ग दोनों को ही निराश कर देती है। मतलब जो इस प्रकार से करिकुलम इस तरीके से फिक्स कर दिया गया है कि वही की वही चीज़ें चली आ रही है, ठीक है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है, या जस्ट वो एक सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़ना है, तो वो बच्चों का इंटरेस्ट ही जागृत नहीं हो पा रहा है। तो इसकी वजह से चाहे वो गिफ्टेड हो, चाहे कोई भी बच्चा हो, तो सभी को वो चीज़ें निराश कर देती है। ठीक है, मतलब एक सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ नहीं आती है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो मूल्यांकन की परिष्कृत विधियां जो गणित को यांत्रिक गणनाओं के रूप से देखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। मतलब गणितीय कैलकुलेशन की बात हो रही है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि बस वही का वही दोहराव होता जाता है, कुछ नई चीज़ें या कुछ नया सीखने को बच्चे को यहाँ पर नहीं मिलता है। गणित शिक्षण के लिए शिक्षकों की तैयारी और सहायता का अभाव होता है। मतलब शिक्षक इतना प्रिपेयर यहाँ पर नहीं हो पाता है। व्यवस्थागत समस्याएं भी अधिक हो जाती है, मतलब टीचर को बहुत सारे काम दे दिए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हमारी समस्या पैदा करती है। सामाजिक भेद, लैंगिक भेदभाव भी यहाँ पर दिखाई देता है। जेंडर सरोकार आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है। रूढ़िवादिता जो होती है वो हमेशा यहीं पर यही बोलता है कि लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक बच्चे के गणित सीखने में दिक्कत यहाँ पर कर सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पर कर सकती है। ठीक है, तो बस यहाँ पर वही सारी दिक्कतें बताई हुई है। एक तो हम लोग बोल सकते हैं कि बच्चों के मन में डर होना, करिकुलम हमारा इतना अच्छा नहीं है, बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं। रिपीटेटिव क्वेश्चन इन द सेंस कि कुछ नंबर चेंज करके कुछ नया सीखने को बच्चे को नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ें यहाँ पर हटानी होगी। ठीक है, गणित शिक्षण के लिए शिक्षक जो है यहाँ पर प्रिपेयर नहीं होते हैं, और साथ ही यहाँ पर जो एक जेंडर या लैंगिक भेदभाव जो है वो यहाँ पर सबसे बड़ा कारण बन सकता है। ओके, चलिए अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 1986 ने, इसे आगे बढ़ाते हुए और इन्होंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि गणित को बच्चों के सोचने, तर्क करने, विश्लेषण करने और तार्किक रूप से बोलने के लिए प्रशिक्षित करने के साधन के रूप में देखा जाना चाहिए। मतलब बच्चा सोच पाए, उसमें गणित रूप में ही सोच पाए, तर्क कर पाए, विश्लेषण कर पाए, तार्किक रूप से उसका रिस्पॉन्ड कर पाए, अपनी प्रतिक्रिया दे पाए। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होना चाहिए। इसे एक विशिष्ट विषय के अलावा दूसरे विषयों के सहगामी के रूप में भी देखा जाना चाहिए। मतलब इसने बोला कि गणित को एज अ सब्जेक्ट कंसीडर ना किया जाए, उसको दूसरे सब्जेक्टों से भी जोड़ा जाए, दूसरे विषयों से भी जोड़ा जाए। जैसे कि गणित का विज्ञान से संबंध, आपने पढ़ा होगा टॉपिक के अंदर कि गणित का विज्ञान से संबंध क्या है, गणित का सामाजिक विज्ञान से संबंध क्या है, गणित जो है हमारा इंजीनियरिंग में किस तरीके से हेल्प करता है, सिविल इंजीनियरिंग में क्या काम आता है, नक्शे वगैरह में, वो सारी चीज़ें। तो इसको एक अकेला सब्जेक्ट न मानते हुए सब सब्जेक्ट का आधार समझना चाहिए, है ना, जिसके लिए हमें क्या विश्लेषण और तर्क की जरूरत होती है। विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है हमारी NCFSE जो है 2000 का दस्तावेज भी इन भावनाओं को यहाँ पर प्रकट करता है। इन उपदेशों के इतिहास के बावजूद गणित शिक्षा कुल मिलाकर वैसी ही है, संकीर्ण लक्ष्यों पर केंद्रित। मतलब इतनी सारी नई नई चीज़ें आने के बाद भी जो है अभी तक ऐसा है कि ये इतना अच्छे तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि वो जितना हम लोग चाह रहे थे उतना ये वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाई है। ठीक है, इसकी इतनी ग्रोथ यहाँ पर नहीं हो पाई है। ठीक है, अब यदि हम लोग थोड़ा सा और पीछे चले, इतिहास की तरफ चले, तो वर्ष 1937 में जब गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा का विचार दिया, तो उनके विचारों को विस्तार देने के लिए जाकिर हुसैन कमेटी गठित यहाँ पर करी गई थी। इसमें उन्होंने ये सुझाव दिया था कि गणित का ज्ञान किसी भी पाठ्यचर्या का आवश्यक भाग है। मतलब कोई भी पाठ्यचर्या किसी भी सब्जेक्ट का ले लो, उसमें गणित होना ही चाहिए। हर एक बच्चे से हमारी ये एक्सपेक्टेशन रहती है, हमारी ये अपेक्षा रहती है कि वह दस्तकारी के काम या व्यक्तिगत तथा समुदाय की चिंता तथा क्रियाकलापों के लिए जरूरी गणनाएं जो है खुद कर सके। मतलब बेसिक, मतलब आपने कहीं भी किसी को उधार दिया, किसी से कुछ लिया, तो आप बेसिक गणित करने के लिए आपको ऐसा नहीं कि किसी और की मदद लेनी पड़े, है ना। तो आपके पास ये बेसिक सा जो नॉलेज है ये खुद से होना चाहिए। सन 1952 में नियुक्त किए गए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी स्कूल में अनिवार्य विषय के रूप में गणित की आवश्यकता पर बल दिया है। अब आपने देख लो कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली है। हमने NCERT जो है वो क्या बोलता है गणित को लेकर, फिर हमारा NEP 1986 वो क्या बोलता है, 2000 का जो दस्तावेज है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का वो गणित को लेकर क्या बोलता है, 1937 में जो बुनियादी शिक्षा आई थी, जाकिर हुसैन कमेटी बिठाई थी, वो मैथ्स को लेकर क्या बोलती है, और 1952 में जो माध्यमिक शिक्षा आयोग आया था उसने भी गणित को अनिवार्य करने पर बल दिया था। जितनी भी थ्योरी थी
ये हम लोगों ने शॉर्ट में यहाँ पर निपटा लिया। अब हम लोग थोड़ा सा अपने पॉइंट्स पर आ जाते हैं, कुछ फटाफट से हम लोग रिवीजन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गणित एक ऐसी विधाओं का समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिमाणों, रूपों और उनके आपसी रिश्तों, गुण, स्वभाव इत्यादि का अध्ययन करती है। मतलब गणित क्या है, गणित की भाषा, गणित की प्रकृति को हम लोग देख रहे हैं। तो गणित क्या है, जिसमें संख्या, मात्रा, परिमाण, रूप, आपसी रिश्ते, ये सारी चीज़ें, ब्लड रिलेशन देखा है ना, राइट, ये सारी चीज़ें आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। गणित एक अमूर्त या निराकार और निगमनात्मक प्रणाली, यदि हम लोग बात करें अमूर्त की, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट, गणित में जो चिंतन होता है वो कल्पनात्मक चिंतन होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके सामने, कोई नंबर आपके सामने मूर्त रूप में तो अवेलेबल है नहीं, कंक्रीट फॉर्म में तो अवेलेबल है नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मन मन में चलती, दिमागी प्रक्रियाएं चलती रहती है, संकल्पनात्मक जितनी भी क्रियाएं होती है वो दिमाग में चलती है, राइट। तो गणित एक अमूर्त या निराकार और निगमनात्मक प्रणाली है। निगमनात्मक हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि सूत्रों के आधार पर सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाने वाली प्रणाली है। ठीक है, गणित की कई शाखाएं हो सकती है। अंक गणित हो गया, रेखा गणित हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सांख्यिकी हो गया, बीज गणित हो गया, अवकलन हो गया, कई सारी शाखाएं हैं। और हम लोग बोल सकते हैं कि जो गणित में अभ्यस्त होता है या जो इस पर खोज कर रहा है, रिसर्च वगैरह कर रहा है, गणित में नई नई थ्योरम्स वगैरह इजाद कर रहा है, उसको क्या बोला जाएगा, गणितज्ञ बोला जाएगा। राइट, रामानुजन हो गए, आर्यभट्ट हो गए, वराहमिहिर हो गए, ये सारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। हर एक चीज़ जो जो भी आपको नई लग रही है उसको ज़रूर से आप रिवाइज करते रहना। ठीक है, जो नई लग रही है उसको नोट डाउन आप करते रहना। गणित के स्वरूप की यदि हम लोग बात करें तो गणित विषय की अपनी एक अलग प्रकृति है, जिसके आधार पर हम उसकी तुलना किसी अन्य विषय से कर सकते हैं। गणित को अन्य विषयों से हम लोग तुलना कर सकते हैं। किन्हीं दो या दो से अधिक विषयों की तुलना का आधार उन विषयों की प्रकृति ही है, जिसके आधार पर हम उस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप गणित को समझना चाहते हैं, मतलब दो विषयों के मेल से यदि आप देखना चाहें या दो विषयों को जोड़कर देखना चाहें, तो मैथ्स किस तरीके की होगी, इस डेफिनेशन से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो हमारे ब्रिटिश गणितज्ञ थे 20वीं शताब्दी के बर्ट्रेड रसेल करके, इन्होंने गणित की एक डेफिनेशन दी थी। गणित को एक ऐसे विषय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें हम जानते ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, और नहीं हमें यह पता होता है कि जो हम कर रहे हैं वो सत्य होगा भी या नहीं। तो इस प्रकार की जो डेफिनेशन दी है वो बर्ट्रेड रसेल ने दी। बेसिकली इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है, बस आप करते जाओ इन द सेंस कि आप यदि गणित कर रहे हैं तो आप उसको सॉल्व करते रहिए, आपके रिजल्ट जो है वो आते रहेंगे। हो सकता है कि एक बार वो रॉन्ग, असत्य प्रूफ हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो इक्वल प्रूफ होगा। तो यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई है रसेल के द्वारा, कि जिसे हम जानते भी नहीं है गणित विषय के बारे में, कि जिसे हम जानते भी नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और नहीं हमें पता होता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। अपने कई सारे मैथ्स के कई सारे वर्ड्स देखे होंगे, साई, फाई, काई, अल्फा, बीटा, गामा, है ना, ये सारी चीज़ें। तो बस ये क्या है, अपनी मैथ्स की हम लोग बोल सकते हैं लैंग्वेज ही है। मैथ्स की अपने आप में एक भाषा होती है, गणित की अपने आप में एक भाषा होती है। गणित कुछ अमूर्त अवधारणा एवं नियमों का संकलन मात्र नहीं है, बल्कि दैनंदिन जीवन का मूल आधार है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ कैलकुलेशन हो गई या सिर्फ कल्पनात्मक चिंतन हो गया। इसमें दैनिक जीवन से आप जितनी भी एक्टिविटी करें, सुबह उठने से लेकर आखिरी तक की, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड रहती है। ठीक है, ये सारी डिटेल जो आपको टॉपिक 11 में मिल जाएगी। जो नोट्स यदि आपने ले रखे हैं तो उसमें टॉपिक 11 में इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से जाकर आप और इसको अच्छे से डीप में पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यदि आप ईवीएस के कंप्लीट नोट्स बाय करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। अगर बच्चा गणित का अध्ययन कर रहा है, आत्मविश्वास का, तार्किक सोच का, विश्लेषण शक्ति का, या इनमें से सभी का। तो देखो, एक चीज़ यहाँ पर देखी जाती है कि यदि बच्चा गणित के प्रश्नों को सॉल्व कर रहा है तो यहाँ पर उसमें एनालिटिकल पावर तो विकसित होगी, उसकी विश्लेषणात्मक सोच विकसित होगी, तार्किक सोच विकसित होगी, और साथ ही उसमें आत्मविश्वास भी आएगा कि हाँ, उसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो गणित को यहाँ पर सॉल्व कर पाए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जाता है। हमने अभी अभी कई सारे रीजन देखे थे कि क्यों बच्चा जो गणित से इतना डरता है, या फिर क्या क्या कारण है जिसकी वजह से गणितीकरण बच्चों की सोच का नहीं हो पाता है। तो क्या प्रतीकात्मक संकेत, ये जो संकेत है, लाइक हमारे थीटा हो गए, अल्फा हो गए, बीटा हो गए, गामा हो गए, लैम्बडा हो गए, ये सारे, तो क्या ये दिक्कत करते हैं। गणित की जो संरचना है वो दिक्कत करती है, लैंगिक भेदभाव दिक्कत करता है, कक्ष के अनुभव यहाँ पर बच्चों को गणित भयभीत कर देती है। मतलब ऐसा बच्चे गणित से जो है डर जाते हैं, या फिर उनको उसका फियर लगा हुआ रहता है, फोबिया हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यहाँ पर क्या है,
लैंगिक भेदभाव है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण यहाँ पर नहीं माना जा सकता है। तो लैंगिक भेदभाव को एक कारण यहाँ पर हम लोग नहीं मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में कुछ लिखा हुआ है, वो आपको बताना है। पूर्णांक की एक जोड़ी लिखिए और जिसका योग जो है एक ऋणात्मक पूर्णांक देता है, मतलब पूर्णांक की एक जोड़ी आपको लिखना है और जिसका रिजल्ट जो है आपको ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा। तो मतलब बच्चे को क्या करना है, हमको इसका आंसर नहीं देना, हमको ये बताना था कि ये जो टाइप का क्वेश्चन है या इस टाइप के क्वेश्चन यदि बच्चों से पूछे जाते हैं कक्षा 6 की किताब के अंदर, तो ये प्रश्न का टाइप कौन सा है, क्या ये चिंतनशील है, ये बहुविषयक है, ये ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है। तो हम सभी को बताइए ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन के कई सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं या बच्चों को जो चीज़ें सोचने पर मजबूर कर देती है। अब हमसे ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाता तो हमारे पास कई सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हो सकते थे। पूर्णांक की एक जोड़ी आपको लिखना है जिसका योग एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, -6 और 4 अगर मुझे बोला जाए, है ना, जिसका योग पूछा है, मतलब इन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो इसका योग -2 होगा। मैं इसे -8 ले लूँ और प्लस का 10 ले लूँ। ठीक है, तो मुझे पता है माइनस का 10 हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं और इन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर क्या पता चलेगा, सेकेंड इस नंबर को हम लोग चेंज कर देते हैं। ऐसे मतलब कि कई तरीके से जो है आपको यहाँ पर चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेगी। कई सारे पॉइंट यहाँ पर हो सकते हैं। मतलब मैंने यहाँ पर -10 ले लिया, -10 इधर मान लो और इनको जोड़ना है 8 से, तो यहाँ पर जो रिजल्ट बनेगा वो -2 बनेगा। तो इसे कई सारे अनलिमिटेड आप लोग बोल सकते हैं, इन्फिनिटी नंबर्स के आप लोग यहाँ पर सेट अरेंज कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये ओपन एंडेड प्रश्न यहाँ पर कहलाएंगे। क्लोज एंडेड मतलब एक प्रश्न का एक ही सॉल्यूशन यहाँ पर होगा। लाइक पाइथागोरस थ्योरम बताइए, तो हम लोगों को पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा, हमने डायरेक्टली उसका आंसर दे दिया। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं ये हमारे क्लोज एंडेड होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना बंद प्रश्न, और ये हमारे होते हैं मुक्त प्रश्न। ठीक है, मुक्त मतलब खुले विचारों वाले। ठीक है, तो वही आपसे पूछा गया था यहाँ पर। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय के छात्रों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। मतलब मौखिक कार्य जो हम लोग एक वर्बल एक्टिविटी करते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या होगा, तो ये मानसिक प्रक्रिया को विकसित करता है। सेकेंड नंबर का ऑप्शन पूछा है समय की बचत करता है, कागज कलम की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है, या मौखिक रूप से प्रश्नों को हल करने में ये चीज़ें सक्षम होती है। तो क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा कि हाँ, मौखिक कार्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पर क्या है। तो देखो, यह मानसिक क्रिया को विकसित करेगा, समय की बचत होगी, ये तो कोई एक वैलिड रीजन नहीं होना। कागज कलम की आवश्यकता नहीं होती है, अच्छा इसलिए कागज कलम नहीं चाहिए इसलिए हम लोग मौखिक कार्य कर लेते हैं, ये भी कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। मौखिक रूप से प्रश्नों को हल करने में सक्षम होता है बच्चा, आसानी से मौखिक क्वेश्चन जो होते हैं, जो वर्बल क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कर लेगा। तो हमें पता है सबसे स्पेसिफिक और सबसे वैलिड रीजन यहाँ पर क्या लग रहा है, ऑप्शन नंबर 1 लग रहा है कि मानसिक प्रक्रिया को क्या कर देता है, विकसित कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, एक बार से आंसर करिएगा। गणित में जो नैदानिक परीक्षण होते हैं उनका उद्देश्य यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले प्रगति रिपोर्ट को भरना, मतलब उनका जो रिजल्ट है उसमें ग्रेडिंग, अंकन, मार्किंग हम लोग यहाँ पर कर पाए। अंतिम परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में अंतराल को जानने के लिए माता पिता को प्रतिक्रिया, लाइक पेरेंट्स मीटिंग होगी तो उसमें हम लोग फीडबैक दे पाएंगे कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, नहीं, बच्चों की समझ में जो गैप आ रही है, अंतराल मतलब कि जो गैप आ रहा है, बच्चों को सीखने में जो दिक्कत आ रही है, बच्चों को लर्निंग में जो दिक्कत आ रही है, उस गैप को जानने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, DT करते हैं, यानी कि डायग्नोसिस टेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है। मतलब हमने देखा है, हमने कई सारे गणितज्ञ के बारे में पढ़ा है, तो एक अच्छा गणितज्ञ कौन होगा, जो बहुत जल्दी सवालों को हल कर देता है, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उसमें संबंध स्थापित कर सकता है, अधिकतर सूत्रों को याद करता है और सवाल के उत्तर देने की तकनीक में उसकी निपुणता इन द सेंस की वो कौशल है, परफेक्ट है, उसका स्किलफुल हम लोग जिसको बोल सकते हैं। देखो ए तो नेगेटिव हो गया, ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक क्वालिटी नहीं होती ना गणितज्ञ की। ठीक है, अधिकतम सूत्रों को याद करना, तो इसे तो कोई भी बच्चा जो रटन विद्या में परफेक्ट होगा वो भी याद कर लेगा। ठीक है, निपुणता सबसे सही जो ऑप्शन हम लोगों को लग रहा है वो लग रहा है कि सभी अवधारणाओं को समझना, सभी कॉन्सेप्ट को उसने अच्छे से समझा है,
लागू किया है और उसमें संबंध बना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो एक थ्योरम बनाता है ना, उस थ्योरम को फिर सिद्ध भी करता है, लाइक उत्पत्ति वगैरह हो गई, तो उसको सिद्ध भी करेगा कि हाँ हर जगह अगर ये सही है, मतलब कि उसने अपनी अपनी एक थ्योरम यहाँ पर, या एक हम लोग बोलते हैं ना प्रमेय यहाँ पर बना ली है, राइट। चलिए अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं। आर्यभट्टी पुस्तक के कौन कौन से 4 भाग थे, कुछ इस तरीके के आपके गणित के इतिहास से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आर्यभट्ट की जो पुस्तक थी आर्यभट्टिया, ठीक है, उसके 4 भाग थे, दशगीतिका, गणित, है ना, काल क्रिया और गोलाभ्यास, ठीक है। और आर्यभट्ट की जो पुस्तक है वो कौन सी भाषा में रचित है, वो संस्कृत भाषा में यहाँ पर रचित है। एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। आर्यभट्टी की तो ताड़पत्र पोथियाँ हैं, मतलब आर्यभट्ट ने जो अपनी खोज करी थी, इसको मतलब जितनी भी उन्होंने अपनी बुक थी उसकी खोज जो है यहाँ पर किसके द्वारा की गई, जिनकी ताड़पत्र पोथियाँ थी जिसमें इन्होंने मैथ्स को लेकर सारी जानकारी लिख रखी थी। तो ये जो खोज है महाराष्ट्र के विद्वान डॉक्टर भाऊ दाजी ने 1864 में की थी। ये कौन सी लिपि में लिखी हुई थी, मलयालम में लिखी हुई थी, और इन्होंने ही इसका जो डिटेल विवरण यहाँ पर प्रकाशित किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। गणित विषय का पाठ्यक्रम में क्या महत्व होता है, ठीक है। गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह क्या करता है, विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक होता है, तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, या फिर ये सारे ही ऑप्शन जो है यहाँ पर आपके राइट है। देखो गणित को सारे विषयों से इंटरकनेक्ट किया गया है, मतलब ये पाठ्यक्रम में होना मस्ट है, कंपलसरी है, अनिवार्य है, क्योंकि ये विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक होता है। किसी भी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, पृथ्वी के सूर्य से दूरी निकालनी है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने का समय निकालना है, तो सारी गणित की कैलकुलेशन लगेगी, तो विज्ञान विषय में सहायक तो है, हमें पता है। आपकी जो तर्कात्मक सोच है, लॉजिकल जो थिंकिंग है, उसको विकसित करेगा, बिल्कुल करेक्ट है। हमारे व्यवहारिक दैनिक जीवन में भी काम आता है, तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे ये बोल रहा है कि उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर होता है। आपने देखा होगा कल नाइट में, जो परसों नाइट में जो आपका 5 मिनट सेशन हुआ था, उसमें हमने एक डिफरेंस देखा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अचीवमेंट टेस्ट एंड डायग्नोसिस टेस्ट। उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोसिस टेस्ट यानी कि नैदानिक परीक्षण। तो इन दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस होता है वो किसका होता है, उद्देश्यों का होता है, प्रकृति का होता है, कठिनाई का स्तर, मतलब एक बहुत ईजी होता है, एक बहुत हार्ड होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन दोनों के उद्देश्य जो हैं काफ़ी अलग अलग होते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उपलब्धि परीक्षण जो है एक सामान्य प्रकार का टेस्ट होता है, जहाँ पर टीचर बच्चों से कुछ पूछ रहा है, बच्चे उसका जवाब दे रहे हैं। टीचर ने बोला आज मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी। बच्चों की जानकारी, बच्चों के बारे में यदि आपको सामान्य से जानकारी चाहिए कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है, क्या क्या चीज़ें उसको समझ में आ रही है कि नहीं, तो उन सभी के लिए जो टेस्ट लिया जाता है वो हमारा अचीवमेंट टेस्ट होता है। सेकेंडरी जो डायग्नोसिस टेस्ट होता है बच्चों का, लाइक नैदानिक जो टेस्ट होता है, उसमें बच्चों की कमजोरियों का पता लगाया जाता है। तो इसका उद्देश्य बच्चों का हमें ये देखना कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। और नैदानिक परीक्षण जो हम लोगों ने देखा था ना, कि बच्चों की लर्निंग में जो गैप आ जाता है या जो अंतराल आ जाता है, उसको देखने के लिए हम लोग बच्चों का डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है वो किसका है, उद्देश्यों का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखना, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। अभी जस्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 यही किया था, ठीक है। आत्मविश्वास, तार्किक सोच और विश्लेषण शक्ति, इन सभी का विकास होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि, जब आप रेखा गणित की बात करते हैं तो उसमें कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं, आगमन विधि का, निगमन विधि का, प्रदर्शन विधि का, या इन सभी का। तो आप सभी को पता है कि जब आप रेखा गणित का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर आप इन चीजों को यदि प्रदर्शन विधि के माध्यम से पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए या फिर उन बच्चों को समझाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो बेसिकली रेखा गणित में जो मुख्य रूप से हम लोग किस विधि का प्रयोग करते हैं, प्रदर्शन विधि का यहाँ पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हम लोगों ने होमवर्क रखे। यदि आपने नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से रीड कर लिया है, गणित का जो इतिहास है उसको बहुत अच्छे तरीके से रीड कर लिया है, तो आप आंसर करेंगे गणित सार संग्रह रचना जो है किसकी है, लीलावती रचना किसकी है, और दशगीतिका जो है इस ग्रंथ के लेखक यहाँ पर कौन है। सो बेसिकली ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में जाकर आप आंसर करिएगा यदि आपको इन तीनों ही क्वेश्चन के आंसर पता है, ठीक है। आगे बढ़ते यदि बेसिक हम लोग शॉर्ट में रिवाइज कर ले अभी तक जो जो भी हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग गणित क्या होती है। तो गणित ऐसी विधाओं का समूह होता है जो संख्याओं, मात्राओं, परिमाणों, रूपों और उनके आपसी रिश्तों, इन सभी के बारे में, इन सभी का अध्ययन करती है। एक प्रकार की अमूर्त प्रणाली है। इसकी शाखा है अंक गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, बीज गणित, अवकलन इत्यादि, है ना। जो गणित में अभ्यास करता है, खोज करता है, उसको गणितज्ञ हम लोग बोलते हैं। शॉर्ट में यदि हम लोग बोलें तो गणित क्या है, गणित गणनाओं का विज्ञान है,
गणित संख्या व स्थान का विज्ञान है, गणित मापन मात्रक व दिशा का विज्ञान है, इसके माध्यम से मापन हो सकता है, इसके कई मात्रक होते हैं और ये दिशा का ज्ञान हमें देता है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है, ठीक है, हर एक पॉइंट आपको एक क्वेश्चन दे सकता है। अब इसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं, सामान्य उद्देश्यों की यदि हम लोग बात करें तो हमको पता है कि हमने अभी जो एनसीईआरटी का पढ़ा था, एनसीईआरटी की रूल बुक का, कि बच्चों की सोच का गणितीकरण करना, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को गणितीय संक्रिया यानी कि जोड़ घटाव गुणा भाग बेसिक कैलकुलेशन सिखाना। उच्च स्तर की बात करें, अपर लेवल की यदि हम लोग बात करें तो अमूर्त से मूर्त धारणा का यहाँ पर विकास करना, परिकलन संबंधी कौशल का यहाँ पर विकास करना और विश्लेषणात्मक कौशल का विकास करना गणित के सामान्य उद्देश्यों में आते हैं। अब गणित की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, सरल होती है ना, सुदृढ़ होती है, तार्किक होती है, यथार्थ यानी रियलिटी पर बेस्ड होती है, यानी कि रियलिस्टिक होती है, क्रमबद्ध, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आप ऐसा नहीं पहले भाग सीख लिया उसके बाद जोड़ सीखे आप लोग, नहीं, बिल्कुल इसमें आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, हम लोग बोल सकते हैं काफ़ी क्लियर होती है, काफ़ी स्पष्ट होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर नहीं, हम लोग प्रकृति के बारे में बात करें तो ये सारी चीज़ें जो है गणित की प्रकृति के बारे में पूछी जा सकती है। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से क्या गणित से संबंधित नहीं या गणित की प्रकृति में नहीं आता है, तो इन ऑप्शन के अलावा यदि आपको कोई ऑप्शन मिलता है तो वो आपका फिर इनकरेक्ट होगा। तो बस आप ये ऑप्शन याद रख लीजिए, सरल, सुदृढ़ होना, तार्किकता होना, यथार्थता होना, क्रमबद्धता होना और उसकी जो भाषा है अधिक सुस्पष्ट यहाँ पर रहती है, ठीक है। गणित की अपनी एक लैंग्वेज होती है, जैसे कि आपने देखा होगा गणित में साइन, कोसाइन, है ना, टेन, थीटा, थीटा बीटा, अल्फा गामा, ये सारी चीज़ें, तो इसकी अपनी खुद की एक लैंग्वेज है और ये जन्मजात योग्यता नहीं है कि किसी भी बच्चे में जन्म से आ जाएगी। इसको क्या करना पड़ता है, इसको लर्न करना पड़ता है, इसको हमें सीखना पड़ता है, राइट। तो ये गणित की भाषा हो गई, गणित की प्रकृति हो गई, गणित के उद्देश्य हो गए। आगे गणित के प्रमुख अंग क्या क्या होते हैं, गणित के पद होते हैं, गणित के प्रत्यय होते हैं, गणित के सूत्र होते हैं, गणित के सिद्धांत होते हैं और गणित के चिन्ह होते हैं। गणित के अपने पद रहेंगे, प्रत्यय रहेंगे, सूत्र, जितने भी आप सूत्र पढ़ रहे हैं, गणित के अपने आप में सिद्धांत हो गए, जो सिद्धांत को फॉलो करके आप प्रमेय को जो है ना डिफाइन करते हैं ना, वो सारी चीज़ें, और गणित के अपने चिन्ह हो गए, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें गणित के अंग में आती है। गणित की सोच कैसे हो सकती है, अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट हो सकती है, आउट ऑफ द बॉक्स आप लोग यहाँ पर सोच सकते हो, और कॉन्वर्जेंट यानी कि एक ही प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपने उसी पर स्टक हो गए कि इसके माध्यम से, लाइक आप लोग सोचते हैं ना कि आपने बहुत सारी इक्वेशन को सॉल्व किया होगा, लाइक ax² + bx + c = 0, है ना। फिर आपने देखा होगा px² + cy + d = 0, तो इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना रहता है अलग अलग मेथड से। तो आप एक विलोपन विधि लगाते हैं, साथ कई सारी विधियां यहाँ पर लगाते हैं, है ना। तो आप सारी विधियां देख लोगे, लेकिन उसमें से कोई स्पेसिफिक एक ऐसी विधि होगी जिसके माध्यम से वो क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप उसी पर स्टक हो गए और जब तक उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल जाता तब तक आप उसको उस विधि से ही सॉल्व करते रहते हो। दैट्स कॉल्ड अभिसारी, दैट्स कॉल्ड कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, राइट। कॉन्वर्जेंट थिंकिंग यहाँ पर लिख देते हैं, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, राइट। तो ये अभिसारी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो गणितीय सोच अपसारी, डाइवर्जेंट हो सकती है, अभिसारी, कॉन्वर्जेंट यहाँ पर हो सकती है। गणित शिक्षण के लिए किन किन विधियों का प्रयोग आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, हम लोग आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड का प्रयोग, डिडक्टिव मेथड का प्रयोग, लेक्चर व्याख्यान विधि का प्रयोग, सिंथेसिस, सिंथेसाइज उसको किया जा सकता है, ठीक है। तो सिंथेसिस मेथड हो गई, प्रयोगशाला विधि का प्रयोग आप लोग यहाँ पर कर सकते हो और अनुसंधान रिसर्च के थ्रू आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। एक आपने संस्कृत में एक श्लोक सुना होगा, यथा शिखा मयूराणा नागाना मणियो यथा तथा वेदांग शास्त्राणाम गणित मूर्ति स्थिति। वेदांग ज्योतिष में ये लिखा हुआ है, यानी कि जिस प्रकार मोरों में शिखा, मोरों में के सर पे शिखा होती है ना, इस तरीके का एक रहता है, ठीक है, उसी तरीके, और नागों में जो मणि का स्थान सबसे ऊपर है, नाग में नागमणि आपने देखा होगा, कई सारे सीरियल्स आते हैं, उसी प्रकार सभी वेदांग और शास्त्रों में गणित का स्थान सबसे ऊपर है। यदि आप यहाँ पर खगोल शास्त्र की बात करें, अर्थशास्त्र, किसी की भी बात करें, तो सबसे पहले जो महत्व दिया जाता है, मतलब सभी में कॉमन आपको क्या मिलेगा, सभी में कॉमन आपको मैथ्स ही मिलना है। गॉस ने भी एक थ्योरम, जो गॉस का आप पढ़ते हैं, तो गॉस ने भी यहाँ पर मैथ्स को लेकर एक स्टेटमेंट दिया है, गणित सभी विज्ञानों की रानी है, मतलब जितने भी विज्ञान आप पढ़ रहे हैं ना, उसमें सबसे सर्वोपरि कौन है, गणित है। गणित के बिना किसी का भी काम यहाँ पर नहीं चलेगा, ठीक है। गणित विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। भौतिकी, रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान आदि गणित के बिना यहाँ पर नहीं समझे जा सकते हैं, ठीक है। मतलब एक गणित का नॉलेज होना मस्ट है, कंपलसरी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग इसको और थोड़ा डिटेल में देखना चाहें तो गणित की अपनी भाषा होती है। गणित की भाषा का तात्पर्य गणितीय पद, प्रत्यय, सूत्र हो गए, सिद्धांत हो गए, संकेत हो गए, है ना। तो ये अपने आप में गणित की एक भाषा हो गई। गणित में संख्याएं होते हैं, स्थान होते हैं, दिशा होते हैं, मापन, मापतोल, सारी चीज़ें होती है। गणित के अपने नियम हो गए, सिद्धांत हो गए, सूत्र हो गए, है ना।
कहीं भी किसी भी समय, मतलब ये सारे यूनिवर्सल, ऐसा नहीं कि इंडिया में अलग चलता है तो बाहर अलग चलेगा, सभी के अपने अपने प्रकार होते हैं। यूनिवर्सल आप देखेंगे तो सभी जगह सेम ही गणित प्रयोग की जाती है। गणित के ज्ञान का आधार क्या होता है? हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती है, हमारे सेंस होते हैं, ठीक है। इसके जो ज्ञान का आधार निश्चित होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि इस पर हम लोग बिलीव कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। गणित का ज्ञान यथार्थ, सिस्टमैटिक होता है, लॉजिकल होता है और मोर क्लियर, जो अभी हमने पढ़ा वही सारी चीज़ें। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप यहाँ पर दिया जा सकता है, ठीक है। और पॉइंट की यदि हम लोग बात करें तो इसमें संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध यानी कि एसोसिएशन तथा संख्यानात्मक निष्कर्ष यहाँ पर निकाले जा सकते हैं। मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी गुड्स हमारे पास है, उनका संख्या, लाइक नंबर सिस्टम, नंबर की हम लोग बात करें, नंबर फॉर्मेशन में हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब बेसिकली हमें गणित का नॉलेज होना यहाँ पर आवश्यक होगा। एक चीज़ का दूसरी चीज़ से क्या संबंध है वो इसके माध्यम से हो सकता है। इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है तथा उसका एक संभावित उत्तर यहाँ पर निश्चित होगा। इसके विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की संभावना नहीं रहती है। गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता का विकास होता है। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंसी जो होती है वो यहाँ पर विकसित होती है। इसकी भाषा सुपरिभाषित है, उपयुक्त तथा स्पष्ट है, क्लियर है, बिल्कुल हम लोग बोल सकते हैं। गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास होता है। इसमें प्रदत्तों अथवा सूचनाओं को आधार मानकर संख्यानात्मक निष्कर्ष यहाँ पर निकाले जाते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है इसको हम लोग देखेंगे और इसका एक निष्कर्ष, कंक्लूजन यहाँ पर निकाला जा सकता है, राइट। चलिए एक पॉइंट और हम लोग यहाँ पर कवर कर लेते हैं। गणित के ज्ञान का जो उपयोग है, मतलब इसका जो एप्लीकेशन है, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान आदि में कर सकते हैं। गणित जो है विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक ही नहीं बल्कि उनकी प्रगति, मतलब अगर हम लोग विज्ञान में रिसर्च कर पा रहे हैं तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या है? मैथ्स है। इसमें बालकों में स्वस्थ तथा वैज्ञानिक साइंटिफिक व्यू हम लोग यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। तो इससे पूरा कंक्लूजन क्या पर यहाँ पर निकला है कि वास्तव में गणित की संरचना जो कि उसकी प्रकृति की आधारशिला है, अन्य विषयों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ है। रोजर बेकर ने एक स्टेटमेंट यहाँ पर दिया था, एक थ्योरी यहाँ पर दी थी कि गणित सभी विज्ञानों का सीधवार और कुंजी है। मतलब अगर कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज किसका होना चाहिए? मैथ्स का होना चाहिए, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं। देखो इस चार्ट से आपको क्या क्या समझ में आ रहा है कि गणित सीखना, यदि आप गणित सीखते हैं तो ये आपको कहाँ कहाँ पर हेल्प करता है। तो गणित सीखना आपके विकास में, आपके डेवलपमेंट में मदद करेगा, तो डेफिनेटली करेगा। गणित सीखने से हमारा डेवलपमेंट होगा, ये हमारे विकास में हमारी मदद करेगा, सही बात है। लेकिन कैसे मदद करेगा? आपका रुझान, आपका जो इंटरेस्ट है वो चेंज हो जाएगा, आपकी अभिवृत्ति, आपका जो व्यवहार है वो चेंज हो जाएगा। किस दिशा में चेंज हो जाएगा? उस विषय के प्रति, मैथ्स विषय के प्रति, गणित विषय के प्रति आपका व्यवहार चेंज हो जाएगा स्वयं के प्रति, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगी, एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, तो स्वयं के प्रति भी चेंज हो जाएगा। और क्या क्या कौशल विकसित होंगे, किस किस चीज़ में इंटरेस्ट आएगा, तो क्या क्या स्किल्स आपकी डेवलप हो जाएगी। गणितीय निरूपण, मतलब संख्याओं का, आप किसी भी संख्या को अच्छे से समझ सकते हैं। तर्कशीलता का विकास होगा, अप्रोक्सीमेशन जो है ये विकास हो जाएगा, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगा पाना। लाइक मैथ्स में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें जो है आपकी यहाँ पर कवर हो जाएगी। ये सारे कौशल आपके अंदर आ जाएंगे। गणितीय निरूपण हो गया, तर्कशीलता हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, प्रश्नों को समझना, समस्याओं को जानना, विजुअलाइजेशन, एक अंदाजा लगा पाना, अमूर्त चिंतन कर पाना, संप्रेषण, आप अच्छे से बातचीत कर पा रहे हैं, अभिव्यक्ति संख्या है ना, गणितीय मॉडलिंग और एस्टिमेशन, ये सारे कौशल आपके अंदर आ जाएंगे, ये सारी स्किल्स आ जाएगा। और रुझान और अभिवृत्ति कैसे चेंज होगी? लाइक विषय वस्तु के प्रति आप डेटा हैंडलिंग कर पाओगे, मापन कर पाओगे, स्थानिकता की समझ आएगी, संक्रियाओं की समझ पाओगे, है ना, संक्रियाओं लाइक कैलकुलेशन वगैरह करना, संख्या वगैरह सबको आप अच्छे से समझ पाओगे, समस्या का समाधान कर पाओगे। तो बेसिकली ये चार्ट आपको ये सिखा रहा है कि गणित समझने से, गणितीय अंकों को समझ लेने से, गणित का पूरा आपकी सोच का जो गणितीकरण हो चुका है उससे क्या क्या फायदे आपको यहाँ पर हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम लोग बात करें, लक्ष्य एवं विशिष्ट उद्देश्य में, आपने देखा था गणित में उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य होते हैं। ऐसे लक्ष्य और विशिष्ट उद्देश्य के बीच में क्या डिफरेंस होता है? विद्यार्थी सामान्यतः लक्ष्य और सामान्य उद्देश्य होते हैं और जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं उसको बिल्कुल एक जैसा ही मान लेते हैं, लेकिन इनमें एक डिफरेंस होता है। लक्ष्य, हमने कोई टारगेट यहाँ पर सेट कर लिया और हमारे लक्ष्य कई सारे हो सकते हैं, हमने पहले ये टारगेट अचीव करना है, फिर ये करना है, ये करना है, तो हमारे कई सारे लक्ष्य हो सकते हैं। लेकिन जो विशिष्ट उद्देश्य होता है कि हमें ये करना ही है ना, इसका क्षेत्र हम लोग बोल सकते हैं सीमित होता है।
नैरो होता है और ये काफ़ी असीमित हम लोग इसको बोल सकते हैं। ये जो क्षेत्र होता है ये काफ़ी ज़्यादा व्यापक होता है। तो लक्ष्य क्या होते हैं, कई सारे होते हैं, कई सारे होंगे मतलब कि व्यापक यहाँ पर हो सकते हैं। और हमारा जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो सीमित होता है। लक्ष्य अप्रत्यक्ष होंगे लेकिन ये प्रत्यक्ष होते हैं, हमारे सामने होते हैं, जिसके जैसे हम लोग बोल सकते हैं ना, हमने एक यहाँ पर अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया कि हमें ये करना ही है, तो वो चीज़ हमारे सामने होती है बिल्कुल, तो ये प्रत्यक्ष होगा। लक्ष्य हमारे अप्रत्यक्ष होते हैं, लक्ष्य अस्पष्ट होते हैं क्योंकि कई सारे लक्ष्य एक साथ है, तो कभी आपने ये टास्क कंप्लीट कर लिया, उसको छोड़ के अगला कंप्लीट कर लिया, तो ये अस्पष्ट यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन स्पष्ट होगा क्योंकि विशिष्ट है ना, इसने वैसे ही बोला स्पेसिफिक है, तो डेफिनेट सी बात है ये सबसे अलग होगा, तो ये स्पष्ट होगा। लक्ष्य हमारे अस्पष्ट होंगे, अनिश्चित होंगे, और विशिष्ट उद्देश्य जो है हमारे एसओ जो है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है, ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर होते हैं। हम लोग बोल सकते हैं ये क्लियर होते हैं, ये स्पष्ट होते हैं, निश्चित होते हैं। इसकी अवधि दीर्घकालीन अर्थात इन्हें लंबी अवधि के अंदर ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि आपने कई सारे लक्ष्य डिसाइड कर रखे हैं, ठीक है, तो उसको प्राप्त करने में, उसको गेन करने में हमें समय लगेगा। लेकिन विशिष्ट उद्देश्यों के अंदर ऐसा नहीं होता है, ये अल्पकालीन कम समय के लिए हम लोग इसको बोल सकते हैं। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय, समाज तथा संपूर्ण राष्ट्र उत्तरदायी होता है, मतलब ये सारे आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन इसका आधार मनोवैज्ञानिक होता है, जो हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी प्राप्ति जो है शिक्षक द्वारा की जाती है। शिक्षक चाहेगा कि हाँ, मुझे बच्चों को ये स्पेसिफिक गोल जो है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर कंप्लीट करवाना है, ठीक है। इसका आधार हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं ये दार्शनिक आधार होता है, लेकिन ये वाला जो होगा, ये वाला आपका क्या होगा, मनोवैज्ञानिक होगा, है ना, जो आपके हर एक चीज़ को फोकस करेगा। हम लोग बोलते हैं ना कि जो भी मनोवैज्ञानिक आधार होता है, उसमें आपकी एज, आपके सीखने समझने की अवधि, आप कैसे स्कीमा डेवलप कर सकते हैं, आपके ऑल डेवलपमेंट, सोशल, कॉग्निटिव, सारे डेवलपमेंट को मनोवैज्ञानिक आधार के अंदर कंसीडर किया जाता है, और इसी के आधार पर आपके उद्देश्य को डिसाइड किया जाता है, आपके ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड किया जा सकता है। ये व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। व्यक्तिनिष्ठ मतलब स्पेसिफिक, पर्सन टू पर्सन लक्ष्य जो है उसके चेंज हो सकते हैं। मेरा लक्ष्य कुछ और होगा, आपका कुछ और होगा। ये वस्तुनिष्ठ यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये हो सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस होता है एम और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के बीच में। आगे यदि हम लोग कुछ बात करें, कुछ थ्योरी को थोड़ा और देखें, इसके बाद हम लोग इसका क्विज कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि गणित की शिक्षा में मुख्य उद्देश्य तो यही होगा कि बच्चों का गणितीकरण करना, उनकी क्षमताओं का विकास करना, बच्चे अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, स्थिति का विश्लेषण कर पाए, उसका अनुमान लगा पाए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू को निकाल पाए, है ना। गणितीय संबंध, संप्रेषण जो अभी आपने उस चार्ट के अंदर देखा था, तो ये क्या है, ये सारे के सारे बच्चे के मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा अगर इसका लेवल थोड़ा सा और इंक्रीज किया जाए, उच्चतर उद्देश्यों की बात की जाए, तो बच्चों को संसाधन समृद्ध बनाना उच्च उद्देश्य होता है। संसाधन समृद्ध मतलब गणित को समझने के लिए उनके पास सारे साधन उपलब्ध हो, जिसमें वह गणितीय ढंग से सोच सके, तर्क कर सके, मान्यताओं के तार्किक परिणाम निकाल सके और अमूर्तता को समझ सके। समस्या को सूत्रबद्ध करने और सुलझाने का विकास करना यहाँ पर इसका उच्च उद्देश्य होता है। किसका, गणित का। विद्यालय गणित का सीमित लक्ष्य ये होगा, अब विद्यालय में जो गणित पढ़ाई जाती है उसका एक सीमित लक्ष्य ये होता है कि बच्चा बेसिक संक्रियाओं का जो ज्ञान है, या संकल्पनात्मक जो ज्ञान है, लाइक सांख्यिकी संक्रियाएं, माप, दशमलव, गुणा, भाग, प्रतिशत, इन सबका एक बेसिक नॉलेज यहाँ पर बच्चा स्कूल में ले लेता है। तो ये विद्यालयीन गणित हो गई, ठीक है। गणित की शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य जो बच्चों के ज्ञानात्मक, भावात्मक, वेगात्मक आयामों के आधार पर या इस माध्यम पर उचित पाठ्यक्रम विधियां हो गई, शिक्षण अधिगम सामग्री हो गई, है ना। तो गणित की शिक्षा के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी कि एक पाठ्यक्रम जो करिकुलम प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन किया हुआ, उसमें सारी जितनी भी पाठ्यक्रम में जितनी भी शिक्षण विधियाँ लगती है वो सारी हमें प्रोवाइड की जाए। जितने भी TLM हमें लग रहे हैं, जितने भी शिक्षण अधिगम सामग्री लग रही है, उनका मूल्यांकन, प्रश्नों को तैयार करने में ये जो विशिष्ट उद्देश्य है, ये हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। ये वांछनीय है कि विशिष्ट उद्देश्यों को जो सुस्पष्ट, सटीक और क्रियान्वयन और उपलब्धि करने योग्य होना चाहिए, उसको लिखित रूप में लिखा रहे। मतलब करिकुलम यदि आपने देखा है तो करिकुलम में ये सारी चीजें रहती है कि बच्चों को ये विशिष्ट लक्ष्य है, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, ये हमें टारगेट बच्चों को कंप्लीट करवाने हैं, ठीक है। तो ये कौन डिजाइन करता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टीचर यहाँ पर डिजाइन करता है, ठीक है। अब यदि हम लोग यहाँ पर बात करें, विद्यालय गणित का जो परिक्षेप या NCF ने भी सेम सिफारिश यहाँ पर करी है कि बच्चे जो प्रत्येक विद्यार्थी जो है गणित में सफलता उसके अधिकार के रूप में देखा जाए। विद्यार्थी आनंद पूर्वक गणित को यहाँ पर समझ पाए, कंप्लीट कर पाए, और उसके जितने भी लक्ष्य है उसको यहाँ पर वो अचीव कर पाए। बच्चे केवल अध्यापक से ही नहीं सीखते, बल्कि अपने आसपास के वातावरण से, अपने फ्रेंड सर्कल, इन सभी से गणित को सीखते हैं। तो ये आवश्यक है कि बच्चों को यहाँ पर बातचीत करने का मौका दिया जाए, उसका परिवेश इस प्रकार का हो जहाँ पर उसको एक सक्रिय भागीदारी, तो हम लोग बोल सकते हैं एक सक्रिय भागीदारिता उसकी यहाँ पर रखी जाए।
हम लोग बोल सकते हैं कि उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य ये हम लोग बोल सकते हैं कि विद्यालय शिक्षा को आनंददायक बनाना, जिससे विद्यार्थी कक्षा के भीतर, कक्षा के बाहर भी यहाँ पर इन सारी विभिन्न सामग्रियों के प्रयोग करके अपने अनुभव को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाए, यानी कि अपना हम लोग बोलते हैं ना कि अनुभव बढ़ाना, एक्सपीरियंस और गेन करते रहना। गणितीय सिद्धांत और व्यवहारिक गणित के बीच की दूरी को कम करना, इसके लिए गणितीय अधिगम को जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से जोड़ा जा सकता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे सामने पता है क्या आता है कि हम लोग कैसे जो है बच्चों का गणितीकरण यहाँ पर, या बच्चों के लिए जो हम लोग उसकी सोच का जो गणितीकरण करना चाहते हैं उसको काफ़ी आनंददायक कैसे बनाएं, क्योंकि बच्चों को हमेशा से हमने देखा है कि डर लगता है। तो प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम अनुभव को ध्यान में रखना चाहिए। उसने जो जो भी सीखा, उसको उसने रियल लाइफ में जो जो भी चीज़ें अभी तक सीखी है उसको वहाँ पर आप डिस्कस करिए, उसके साथ बातचीत करिए, तो उसके अधिगम अनुभव को बेसिक लैंग्वेज में यदि हमें बोला जाए तो मान्यता देना, राइट। अमूर्त अवधारणा तथा स्थूल वस्तुओं के बीच में गणित अधिगम में संबंध स्थापित करना, विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए गणितीय खेल, कहानी, कविताएं वगैरह उपलब्ध करवाना। ठीक है, गणित के जादू विकसित करें। गणित के जादू आपने देखा होगा कई सारे गेम्स होते हैं, है ना, तो गणित के जादू विकसित करें से विद्यार्थियों में गणित अधिगम के प्रति रुचि बढ़ेगी। विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री, फ्लैश बोर्ड, पत्थर, वस्तुएं, चार्ट, कैलेंडर, ताश के पत्ते, डिब्बे आदि का प्रयोग करें, जिससे बच्चों को आकृति इन सब का ज्ञान हो जाए। गणितीय प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद कार्यशाला का आयोजन करें। महान गणितज्ञों के बारे में चर्चा करें। अन्वेषण के द्वारा सीखने के अवसरों को सुनिश्चित करें। गणितीय सिद्धांत और अनुप्रयोग के बीच की जो दूरी है, बच्चे ऐसा नहीं कि सिर्फ सिद्धांत को रट ले या फिर एक रोट लर्निंग की जो बात होती है वो यहाँ पर हो पाए, ऐसा नहीं। इनके बीच की जो गैप है, या जो अंतराल है, ये जो डिस्टेंस है, या एक जो चीज़ बन चुकी है, इसको कम यहाँ पर किया जाए। गणित को जीवन की परिस्थितियों से यहाँ पर जोड़ा। विद्यार्थियों से कहे कि शास्त्रीय खेल, गाने, नाटक आदि का गणित अधिगम में भी वो इस्तेमाल करें। विद्यार्थियों को कक्षा से बाहर ले जाकर प्रकृति का अवलोकन करवाए और गणित के माध्यम से इन सारी चीज़ों को लर्न करवाए, राइट। ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। विद्यार्थी अधिक गणित सीखेंगे यदि अधिक मनोरंजनात्मक आपने तरीका अपनाया है, तो डेफिनेटली बच्चों को गणित सीखने में मजा आएगा। विद्यार्थियों पर वयस्कों के विचार न थोपे, उन्हें अपने तरीके से या सृजनात्मक अभिव्यक्ति में उनके बाधा उत्पन्न होगी, तो दैट्स वाई बोला गया कि अपने विचार नहीं थोपना है, बच्चे को खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करने दें, है ना। बच्चे खुद से चीज़ों को सीखे, लर्न करें, ये मौका बच्चों को यहाँ पर दिया जाना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप कैसे मनोरंजनात्मक तरीके से बच्चों को गणित सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल आप लोग यहाँ पर ले लीजिए, बच्चों के सामने ये डायग्राम रखिए और बच्चों से पूछिए कि बताइए आपको इसमें कितने समकोण त्रिभुज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लीजिए, तो ये बच्चों के लिए सोचने वाला काम होगा कि वो देखिएगा एक सबसे बड़ा समकोण त्रिभुज मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये एक सबसे बड़ा वाला जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, दूसरा ये हो गया। तो इसी तरीके से बच्चा यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करेगा, राइट। एक एग्जाम्पल और आप यहाँ पर बच्चों को दे सकते हैं, एक अंक का 30 बार प्रयोग करके 3 बार प्रयोग करके 30 लेकर आइए। मतलब कोई भी एक अंक है उसका 3 बार प्रयोग करना है और आपको 30 लेकर आना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग बोल सकते हैं डाइवर्जेंट होंगे, अब सारे होंगे जो बच्चों को सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो इस तरीके से बच्चों की गणित को आप क्या कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग यहाँ पर बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, अभी तक जितना भी पढ़ा उनसे क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। तो सबसे पहले गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना किस चीज़ में शामिल होता है, ठीक है। गणित हल करना है, गणित को सॉल्व करना है, उसमें जब बच्चों को सवाल हल करना टॉपिक दिया जाता है तो ये किस में शामिल होता है, अनुमान लगाने में, व्यापकता के रूप में, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग करना, या फिर क्रियाकलाप आधारित उपागम। डेफिनेटली एक्टिविटी बेस्ड बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इसको यहाँ पर बोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 लॉजिकल है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये पूछ रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ को विकसित करने, प्राइमरी लेवल पर जो बच्चे होते हैं उनको हम लोग आकार के बारे में, 2D वगैरह के बारे में बताना चाहते हैं, स्थान वगैरह के बारे में बताना चाहते हैं। तो कुछ कार्य यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला उनको दिया गया है कि 2D आकारों की भुजा और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना, मतलब खुद से उन्होंने क्या समझ रखा है अभी तक, लाइक प्रीवियस या पास्ट एक्सपीरियंस हम लोग बोल सकते हैं। 2D आकारों को छाटे। और ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर डी है, विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्ष और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले बच्चों को कौन सा टास्क कंप्लीट करना चाहिए, बच्चा इस कार्य की शुरुआत कहाँ से करे, वो आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा इन चारों में से सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, उसके सामने कई सारे इस प्रकार के हम लोग बोल सकते हैं डब्बे, बॉक्स वगैरह, ब्लॉक्स वगैरह रखे हुए हैं,
हम लोग ये मान लेते हैं कि कई सारे ब्लॉक्स उसके पास रखे हुए हैं, कुछ 3D है, कुछ सिंगल एक लाइन है, स्केल वगैरह है, पेंसिल वगैरह है। ठीक है, अब उसको क्या करना है, 2D वाले निकालना है। तो 2D आकार के जितने भी उपकरण हैं या जितने भी ब्लॉक्स है वो उसको छांट लेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो यही होगा। यहाँ पर आप चाहें तो वैन हिले मॉडल थ्योरी भी लगा सकते हैं। वैन हिले मॉडल के जो 5 लेवल हैं वो आपके यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठ जाएंगे इन चारों के अंदर, है ना। तो सबसे पहले 2D आकार को छांटना है ना। तो जहाँ जहाँ पर भी सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चा सबसे पहले क्लासीफाई करता है ना, उसको वर्गीकृत करता है कि हाँ ये 2D है, अब इस पर मुझे कार्य करना है। ठीक है, तो उसने 2D को छांटा। अब छांटने के बाद उसने अपना नॉलेज लगाया, उसने इसको क्या करा है, हम लोग बोल सकते हैं कि 2D आकार को छांटा। उसके बाद हमारा ऑप्शन था कि विशेषताओं का मिलान करना, जो कि सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, उसके बाद है सहज बुद्धि से वर्णन करना, और डी के अंदर लिखा हुआ है आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। तो अब आपको पता है कि अगर उसने 2D आकार को छांट लिया, मतलब उसके पास थोड़ा सा कुछ पास्ट का एक्सपीरियंस तो होगा। अब उसने उसका क्या करा है, सहज बुद्धि से वर्णन किया है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये बी वाला करेक्ट हो गया। उसके बाद उसने क्या करा है, इन शीर्षों की अब उसने क्या कर दिया, मतलब उसको जो जो भी समझ आता था अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उसने इसका वर्णन कर लिया। ये 2 स्टेप हो गए। मतलब पहले इसने क्या करा है, सी को फॉलो करा है, फिर उसने बी को फॉलो करा, ये रहा सी बी। उसके बाद डेफिनेटली डी आ जाएगा। विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उसने उसका क्या कर लिया है, वर्णन कर लिया। ये तीसरा स्टेप हो गया। और लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, उसकी विशेषताओं को समझा है, अलग तरीके से उसने क्लासीफाई कर लिया कि हाँ इसके अंदर ये क्वालिटीज़ है और इसकी ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हो सकती है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, बी, डी एंड ए। ठीक है, इसी तरीके से और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है, स्वतंत्र परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की सहज में निहित रिक्तियों को जानना, अभिभावकों को फीडबैक देना, या प्रगति पत्रक को भरना। तो निदानात्मक परीक्षक बेसिकली हमें कमजोरियों का पता बताता है कि बच्चों में क्या कमजोरी आ रही है, जो गैप है, अंतराल है, उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो ये आपका नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। एक ही आंसर करेक्ट बचा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को यहाँ पर भरना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्या आती है तो वो प्राय पूछता है कि मैं जमा करूं या घटा, जमा करूं यानी कि जोड़ करूं या घटाव करूं, मैं गुणा करूं या भाग करूं। मतलब आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब आपसे मैथ सीखने आते होंगे तो आपने उनको कुछ इस तरीके के क्वेश्चन दिए कि राजू बाजार में गया, बाजार में उसने 10 आम खरीदे। ठीक है, 10 आम खरीदने के बाद वो घर आया तो रास्ते में उसने देखा कि 2 आम, उसने रास्ते में एक बिल्ली बैठी थी उसको दे दिए। अब बताइए उसके पास जब घर आते आते कितने आम बचे। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है, भारत वाला क्वेश्चन है। तो वो टीचर से पूछने आया कि इसमें क्या करना होगा, है ना। मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं जोड़ूं, घटाऊं, गुणा करूं या भाग करूं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि राजन को जोड़ और गुणा नहीं कर सकता है, कि मतलब उसको आता ही नहीं है। आता तो होगा तभी तो टीचर ने उसको वो क्वेश्चन दिया। राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर पैदा कर, मतलब वो नहीं चाह रहा है कि टीचर पढ़ाए, वो चाह रहा है क्लास हमारी डिस्टर्ब हो। तीसरे नंबर का ऑप्शन है, राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है और राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। भाषा तो उसको समझ में आ रही है लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा, उसके लॉजिक्स क्लियर नहीं है। हम लोग बोल सकते हैं उसके जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझ पा रहा है कि कब जोड़ करना चाहिए, कब घटाव करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए। राइट, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक कहाँ से शुरुआत कर सकता है। हम लोग बच्चों के एरिया के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, है ना, इन सभी के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं। तो शुरुआत कहाँ से होगी, भिन्न आकार की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। मतलब पहला ऑप्शन तो ये बोल रहा है कि निगमन विधि के माध्यम से आप फॉर्मूला पढ़ा दीजिए। सेकंड है हथेली हो गया, पत्ते जो पेड़ पौधे के पत्ते होते हैं, पेंसिल हो गया, नोटबुक हो गया आदि विभिन्न पुस्तकों की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। मान लो हमने बच्चे को बोला कि बेलन का क्षेत्रफल या बेलन का आयतन वगैरह ये सारी चीज़ें निकालनी है, तो हम लोग उसकी आकृति का एक डिवाइस या एक बॉटल वगैरह लेकर आकर उससे सिखा रहे हैं। आयताकार लाइक हमारे पास जो डस्टर होता है जिससे हम लोग बोर्ड पर इरेज करते हैं, तो उसको हमने आयत बनाकर बच्चों को सिखा रहे हैं कि देखो ये 2 सामने तुमको दिख रही है लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। तो जो एक रियल एग्जांपल हमारे सामने अवेलेबल है उसके माध्यम से सिखाएंगे। तो करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी ही होना चाहिए। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाने के लिए सूत्र अगेन ए और सी सेम बोल रहा था, तो 2 ऑप्शन एट ए टाइम करेक्ट नहीं हो सकते, तो ए और सी रॉन्ग हो गया। इकाई वर्ग गणना की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो ये भी वही सहायता लेकर, है ना, गणना की सहायता लेकर आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि रियल एग्जांपल आप लोग यहाँ पर ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 जो है हमने जैसे अभी पढ़ा था,
यह मानता है कि गणित में सोचने और तर्क करने का एक निश्चित तरीका निहित है। निम्नलिखित में से या नीचे दिए गए कथन में से वह कथन चुनिए जो उपर्युक्त सिद्धांत का पालन यहाँ पर नहीं करता है। सबसे पहला ऑप्शन है, देखो आप चारों ऑप्शन देखो और आंसर करो क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है। देखो सबसे पहला ऑप्शन है, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त सामग्रियों को लिखने का तरीका, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास और उसे पढ़ाने की विधि। हमसे क्या पूछा गया था, कौन से सिद्धांत का पालन नहीं करता है, तो सिर्फ सूत्र बता दो, ये तो इनकरेक्ट हो गया ना, ये तो कोई लॉजिकल मेथड ही नहीं हुई, ये तो रॉट लर्निंग हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं ना रटन विद्या हो गई। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक शिक्षक कक्षा से इस तरीके का एक आयत दिया हुआ है, इस तरीके की आकृति दी हुई है, इस पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। मान लो आपके सामने 4 बच्चा है, 4 अलग अलग आकृति लेकर। सबसे पहली बात कि ये कौन सा क्वेश्चन है, राइट, ये जो क्वेश्चन का टाइप है ये कौन सा क्वेश्चन है, तो ये हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड मतलब खुले विचारों वाला, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की आकृति को लेकर आ सकता है, जैसे 4 बच्चे अलग अलग आकृति को लेकर आए, ऐसे कई सारी आकृतियां यहाँ पर बन सकती थी जैसे ये आकृति बनाई हुई है। इसमें 1/8 मतलब कि एक वो आपका जो भिन्न वाला क्वेश्चन आता है ना, वो भिन्नों का ज्ञान होना वो यहीं से आता है। ठीक है, तो मतलब टोटल 8 बॉक्स होंगे, उसमें से एक बॉक्स को आपको हाईलाइट करना होगा, छायांकित करना होगा। तो 1/8 को निरूपित करना है, तो बच्चों ने अलग अलग दिमाग लगाया और अलग अलग तरीके से इसको निरूपित किया। एक बच्चा यहाँ पर कुछ गलत करके लाया, तो उस गलती को आपको यहाँ पर पहचानना है। चलिए पहचान करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास कितने बॉक्स होना चाहिए, 8 बॉक्स होना चाहिए और उसमें से एक कलर्ड होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बॉक्स है, उसमें से एक को इसने छायांकित किया हुआ है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 8 में से एक को छायांकित किया हुआ है, बिल्कुल गलत है, सही है। ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 में से एक को यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, डार्क किया हुआ है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सी को देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसने क्या करा है, 7 में से एक भाग को हाईलाइट किया, मतलब इस बच्चे को एक लाइन और यहाँ पर खींच देनी थी, है ना, जिससे टोटल 8 हिस्से हो जाते। तो आपको गलत पहचानना था। गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी वाला जो है यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि इसने क्या करा है, टोटल 7 हिस्से बनाए, जबकि हिस्से कितने चाहिए थे टीचर को, 8 चाहिए थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखना, बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती है या फिसलती है उन पर कक्षा में शुरू कीजिए। लुढ़कती है, पानी की बोतल ऐसे गिरी एकदम से और वो लुढ़कने लग जाएगी। ठीक है, चौक हो गई, लुढ़कने लग जाएगी। और जो फिसलती है, इस तरीके का डिस्कशन क्लास में यदि चल रहा है ना, तो उस पर चर्चा शुरू की गई है। बच्चों को उनके आकार देखने में या समझने में कि कुछ वस्तुएं कैसे लुढ़कती है और कुछ वस्तुएं कैसे फिसलती है सहायता करो। ये स्रोत मतलब ये जो सूत्र है ये कहाँ पर दिया हुआ है, गणित के जादू 2 NCERT बुक के अंदर दिया हुआ है, मतलब क्लास 2 का ये क्वेश्चन है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों से क्लास 2 में पूछे जाते हैं। लेकिन हमारा जो काम है वो ये है कि NCERT की कक्षा 2 में पाठ्यपुस्तक में इस तरीके के सुझाव यह समझाने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि चर्चाएं बहुविध परिक्षेपियों को कक्षा में स्थान देती है। मतलब चर्चा करना एक अच्छा माध्यम हो सकता है। चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति होगी। आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य होता है। यह निर्देशन में संपूरित चर्चाएं जो विद्यार्थियों की संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। सबसे बेस्ट ऑप्शन चारों ही ठीक है, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो आपके लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। निर्देशन में संपूरित चर्चा मतलब अब बच्चों के साथ ऐसा डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो ये बच्चे को सीखने में क्या करेगी, मदद करेगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है। हमने देखा था गणितज्ञ कौन होते हैं, तो सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतम सूत्रों को याद रखना, बहुत जल्दी सवालों को हल कर पाना, या फिर सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उसमें संबंध बनाना। तो डेफिनेटली आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यही दिख रहा है। बाकी सारे तो हम लोग बोल सकते हैं कि रॉट लर्निंग की, रटन विद्या की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 की NCERT की बुक में एक शीर्षक था कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। मतलब ये चीज़ें क्यों पढ़ाई गई है, गणित में बच्चों को क्यों पढ़ाई गई है, क्या मतलब था कबाड़ी वाला पढ़ाने का, भोपाल की सैर पढ़ाने का, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है पढ़ाने का। ऑप्शन नंबर 1 कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानकारी देने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने तो विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए। तीसरा, उन्हें अलग से समझाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उसको रोचक बनाने के लिए। डेफिनेटली बच्चों ने
ये सारे चैप्टर जो है कबाड़ी वाले से बच्चे अच्छे से परिचित होते हैं, कहीं वो यात्रा कर रहे हैं तो वो चीज़ें उनको अच्छे से कनेक्ट करेगी। हमारी दुनिया कैसी दिखती है, बच्चे वैसे ही हमारे क्यूरियस होते हैं और इस टाइम पर तो काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो ये डेफिनेटली ये चीज़ बच्चों को लर्न करने में हेल्प करेगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉजिकल है कि आपका साइंस में भी बनता है यानी ईवीएस में भी बनेगा। इन दिनों दाम बढ़ना शुरू हो गए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति का निरूपण करेगा। मतलब आपने देखा होगा कि एकदम से जो शक्कर का प्राइस हो गया, गुड़ का प्राइस हो गया, वो एकदम से इंक्रीज हो गया, एकदम से बढ़ गया है, या फिर हमारा जो गोल्ड था उसका प्राइस एकदम से इंक्रीज हो गया है, या फिर वही क्वेश्चन कोई भी एग्जांपल आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। तो कौन सा ग्राफ जो है यहाँ पर इस चीज़ को निरूपित करेगा। तो इन दिनों दाम बढ़ना शुरू हो रहे हैं, तो आपने देखा होगा ये वाला दाम एकदम से गिर गया। ठीक है, मतलब कोई भी प्राइस एकदम से बहुत हाई थी, लाइक प्याज टमाटर ले लो, इनके प्राइस एकदम से बहुत हाई थे, लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा आवक हुई तो इनके प्राइस एकदम से ड्रॉप हो गए, कम हो गए। तो ये वाला इनकरेक्ट है। ये हुआ एकदम से बढ़ रहा था और फिर कम हो गया, तो इसने ऐसा तो दिया नहीं है कि बढ़ा कम हुआ, दो स्टेज तो दी नहीं है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। इसमें भी सेम चीज़ हुई है कि एकदम से बढ़ते हुए कम हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को बोला है कि दाम बढ़ना शुरू हुए, पहले कम थे, धीरे 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 करके ये दाम क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, समय के अनुसार इसकी कीमत जो है बढ़ती जा रही है। लाइक आप गोल्ड ले सकते हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी गुड्स आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, भिन्न वाला क्वेश्चन है। भिन्नों की तुलना पढ़ते समय अंश जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7 है ना, अगर इसका अंश समान है तो रोहित ने क्या करा, उसने ये सोचा क्योंकि इसका जो अंश है ना, न्यूमरेटर है वो समान है और 7 जो है 5 से बड़ा है, तो मैं ये मानकर चल सकता हूँ क्या कि 3/7 जो है 3/5 से यहाँ पर बड़ा होगा, है ना। यह चीज़ किसको बताता है, मतलब उसने जो गलती करी। सबसे पहले तो हम लोग ये समझे कि ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये यहाँ पर गलत हुआ है। गलत हुआ है मतलब आप जब इस प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं, भिन्न वाला जो क्वेश्चन देखते हैं, तो उसमें आप हमेशा हर को देखते हैं, डिनोमिनेटर को देखते हैं। 5 और 7 का आप लोग एलसीएम लेंगे, 5 और 7 का एलसीएम 35 होगा, है ना। तो इसको आप जोड़ घटाव करके इसका एक फाइनल वैल्यू निकालेंगे, या फिर आप बताएंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इसके जो यहाँ पर के जो फैक्टर हैं, इसमें आप देख सकते हैं कॉमन फैक्टर निकालकर इसमें नीचे गुणा करके दोनों के फैक्टर को जो है सेम कर देंगे। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली आपको ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बनेंगे, क्योंकि भिन्न वाला चैप्टर जो है आपके क्वेश्चन उसमें भी है, सिलेबस में भी है। ठीक है, अब मुझे देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, कॉमन फैक्टर का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लूँगी, तो मुझे ऊपर भी इसका गुणा करना पड़ेगा, राइट। अब ये क्या हो गया, 7 तिया 21/35 हो गया और 5 तिया 15/35 हो गया। अब नीचे का जो हर है समान है, अब मैं पता कर सकती हूँ कि 21/35 बड़ा है, यानी कि 3/5 यहाँ पर बड़ा है। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग भिन्न वाले क्वेश्चन को, है ना। तो यहाँ पर ये जो है किसने गलती कर दी, क्या नाम था बच्चे का, रोहित ने यहाँ पर गलती कर दी, उसने इस वाले को बड़ा बता दिया, क्योंकि उसने देखा कि नीचे 7 है तो 7 वाला बड़ा होगा। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है भिन्न वाला। तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन रखे गए हैं वो कुछ इस तरीके से रखे गए कि रोहित ने अच्छी तरीके से अभ्यास नहीं किया है। ठीक है, हो सकता है कि टीचर ने ही अच्छे से नहीं पढ़ाया हो। ठीक है, रोहित को भिन्नों के परिमाप की जो परिणाम आता है, यानी कि उसका जो रिजल्ट आता है उसकी समझ नहीं है। रोहित अंश और हर की अवधारणा को नहीं समझता है, या फिर रोहित जो है तुल्य भिन्नों की अवधारणा को नहीं समझता है। उसको ये तो पता है कि ये अंश होगा ये हर होगा, तभी तो वो बटा बटी या भिन्न वाली चीज़ को समझ पाए। रोहित जो है तुल्य भिन्नों मतलब तुलना करना जो है उसको नहीं समझ पाए कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है कि आप यहाँ पर जो हर है उसको समान कर लीजिए, तो आपका अंश जो होगा जो बड़ा होगा वो सबसे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है। मतलब हम चाह रहे हैं कि बच्चा जो भिन्नों के परिणाम जो अवधारणा है उसको अच्छे से समझ पाए। सबसे पहला ऑप्शन है उनके आसपास की वस्तुएं के भिन्न भिन्न भागों की वो पहचान करे, विभिन्न भिन्नों के अंश और हर की वो यहाँ पर पहचान करे। ठीक है, उसके बाद है संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना और a/b के रूप में लिखना भिन्न जिसमें जो है b 0 के इक्वल नहीं होगा, मतलब ये कभी भी वैल्यू जो है इन्फिनिटी यहाँ पर नहीं होगी। तो शुरुआत कहाँ से करनी है, तो डेफिनेटली हम लोग बोलते हैं ना कि हर जगह हमें क्या लगाना चाहिए, रियल लाइफ के एक्सपीरियंस को लगाना चाहिए, रियल एग्जाम्पल से हम लोग कंसीडर करें। तो उसके आसपास की वस्तुएं लेकर आए, जैसे हमने नहीं देखा था कि एक डस्टर हो गया, है ना, मतलब वो एक आयताकार हो गया। अब इसका 1/8वां भाग निकालिए, तो एक भाग को आप हाईलाइट कर लो, बाकी इसके 8 हिस्से 7 हिस्से यहाँ पर कर लो, तो ये टोटल 8 हिस्से हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो जो भी चीज़ें आपके पास पत्ती हथेली जितनी भी चीज़ें अभी हमने ऑप्शंस में देखी थी वो सारी चीज़ें उसके रियल एग्जाम्पल्स हो गए। तो इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं बच्चों को भिन्न का ज्ञान देने की, राइट।
चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी गई एक त्रुटि ज्ञात हुई। मतलब जब टीचर जो है बच्चे को भिन्न पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो उनको एक गलती पता चली कि 1/2 + 1/3 = 2/5। ऐसा कौन करता है? हमें यहाँ पर इसका वो निकालना पड़ेगा ना, एलसीएम निकालना पड़ेगा। 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, फिर इसका गुणा करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे। अगर बच्चे 1 + 1 2 होता है और 2 + 3 5 होता है, मतलब अंश अंश को जोड़ रहा है और हर को जोड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है? इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? मतलब टीचर इस मिस्टेक को कैसे यहाँ पर कम कर सकता है? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन, लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा को समझने में बच्चे की सहायता करें। ठीक है, बच्चे से कहे कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो। क्यों? पहले आप एक्सप्लेन करिए, फिर उसको प्रैक्टिस करने को बोलिए। इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्ची जैसे जैसे बड़ी होगी वैसे सीख जाएगी। मतलब हम लोग उसको सिखाए नहीं, जैसा है वैसा ही रहने दें। प्रत्येक भिन्न के परिणाम को समझने में बच्चे की सहायता करें। प्रत्येक भिन्न को नहीं समझाना है, हमको कॉन्सेप्ट समझाना है, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करने के लिए देनी है। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो क्या बन जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसकी कक्षा में 56 विद्यार्थी हैं। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद फीडबैक दी जाए, प्रतिपुष्टि दी जाए, तो वह प्रभावी होता है। वह 10 बच्चों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि देने का सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर क्या हो सकता है? 56 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थियों का उसने टेस्ट लिया। एट ए टाइम बच्चों को रिजल्ट घोषित किया जाएगा कि तुमने ये रिजल्ट यहाँ पर लिया है। लाइक मॉक टेस्ट सीरीज में नहीं होता है, एट अ टाइम जैसे पेपर खत्म हुआ और आपको रिजल्ट मिल जाता है, ताकि जो भी गलती हो रही है आप उसको सही कर पाओ। वैसे ही यहाँ पर बताया हुआ है, सबसे पहला ये यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करें और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करें। मतलब कोई भी एक कॉपी ले ले और एक क्वेश्चन जहाँ पर गलती कर रहे हैं उसको सॉल्व करवा दे, बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व करवा दे। वह विद्यार्थियों को एक दूसरे के उत्तरों की जाँच करने के लिए दे। आई थिंक ऑप्शन नंबर डी नहीं दिख रहा होगा, 1 मिनट, 1 सेकेंड। सारे ऑप्शंस आपको अच्छे से दिखने चाहिए। ऑप्शन नंबर, ये मेरे पीछे हाइड हो रहा होगा, अच्छा अब देखना है ना। ऑप्शन नंबर बी हमें क्या बोल रहा है? वह विद्यार्थियों को एक दूसरे से उत्तर की, मतलब कॉपी को इधर उधर दे दे कि तुम इसका आंसर चेक करो, तुम इसका रिजल्ट चेक करो, है ना, इस तरीके से। वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों से कहे कि वे स्वयं अपने उत्तर को जांचे। वह पूरी कक्षा के लिए एक चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुंचे और सही उत्तर पर पहुंचने का प्रभावी तरीका क्या हो सकता है। हमारे मैथ्स के टीचर हो गए, आपके मैथ्स के टीचर हो गए, सारे मैथ्स के टीचर यही करते हैं। पहले बच्चों का टेस्ट हो जाता है, फिर 1 बाय 1 करके फिर सॉल्व करवाते हैं, डिस्कशन करते हैं कि तुमने कैसे सॉल्व किया, तुम कैसे सॉल्व कर सकते थे, या इसको इस तरीके से और जल्दी सॉल्व किया जा सकता था, ये आसान तरीका हो सकता था। तो बेसिकली डिस्कशन की बात की जा रही है, चर्चा परिचर्चा की बात यहाँ पर करी जा रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है। मतलब अगर आप आकार का जानकारी बच्चे को देना चाहते हैं तो आप बच्चों को क्या करिए, विजिट पर लेकर जाइए। क्यों लेकर जाना है ये आपको यहाँ पर रीजन फाइंड आउट करने, इन 4 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन देखिए और आंसर करिएगा। देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरीके के भ्रमण सभी विषयों में आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, सेकंड है, उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया है और जो अवकाश है, छुट्टियां हैं, उसमें हम लोग लेकर जा सकते हैं। वो गणित की रोजाना की कक्षा के लिए एक अच्छा छुट्टी चाहता है, दैट्स वाई जो है वो बच्चों को लेकर जा रहा है भ्रमण पर। शैक्षिक भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशंसित किए गए, मतलब सीबीएसई ने बोला है कि ये कंपलसरी के बच्चों को आप टूर पर लेकर जाइए, इसलिए हम लोग लेकर जा रहे हैं, बाकी हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। राइट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आकार किसी भी वास्तुकला का, आपने देखा होगा अलग अलग आकार के हमारे ऐतिहासिक जो बोल सकते हैं जगह वगैरह है जिनमें हम बच्चों को दिखा सकते हैं। कुतुब मीनार हो गया, है ना, विजय स्तंभ हो गया, कई सारी चीज़ें हैं, तो वो बच्चों को दिखाकर आकार की जानकारी यहाँ पर दी जा सकती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग डिस्कशन यहाँ पर करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा यहाँ पर करेंगे। 1 सेकेंड। चलो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अधिगम सामग्री, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्या होते हैं, टीएलएम क्या होते हैं। तो बेसिकली हम लोग इसको शॉर्ट में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में आपने टीएलएम के बारे में तो देखा ही है कि क्या क्या चीज़ें जो है हमें टीचिंग में पढ़ाने में यहाँ पर हेल्प करती है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टीएलएम होता है
एक ऐसी सामग्री होती है जो शिक्षा को सरल बनाती है, यानी कि आसान बनाएगी, सुगम बनाएगी, आकर्षक बनाएगी, हृदयग्राही इन द सेंस कि जो चीज़ें बच्चे को पसंद आए, बच्चे लाइक करें, बोधगम्य भी बनाती है तथा शिक्षण में मददगार होती है। उसी को हम लोग टीएलएम यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, ये सामग्री क्या करती है, सोच और खोज की प्रवृत्ति को यहाँ पर प्रोत्साहित करती है। और बात की जाए तो शिक्षण अधिगम सामग्री की सहायता से सीखना सरल और सुगम हो जाता है तथा छात्र जो होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, सरलता से और सहजता से यहाँ पर सीख लेते हो। टीचिंग क्षेत्र में यदि बात की जाए, अध्यापक के लिए बात की जाए, तो उसके लिए भी पढ़ाना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आसान और काफ़ी ज़्यादा सरल यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो यदि हम लोग बात करें तो पाठ को ठीक से समझाने के लिए शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है उनको इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यहाँ पर बोला जाएगा, या फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल यहाँ पर बोला जा सकता है। इसमें पाठ्य पुस्तक आदि परंपरागत सामग्रियाँ तो आती ही है, मतलब पाठ्य पुस्तक भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल में ही आएगा, क्योंकि भी वो भी पढ़ाने का एक माध्यम यहाँ पर हो सकता है। एनिमेशन की बात करें तो ये सारी की सारी क्या होती है, नई टेक्नोलॉजी के अंदर इनको कंसिडर किया जा सकता है। अब यदि आप एनिमेशन के माध्यम से कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है कि वो चीज़ जो है लंबे समय तक आपके माइंड के अंदर स्टोर रहती है। लाइक कोई ऐड आपने कहीं पोस्टर वगैरह देखा और वही ऐड आपने टीवी पर किसी हीरो हीरोइन को करते हुए देखा या किसी क्रिकेटर को करते हुए देखा, तो वो ऐड आपको लंबे समय तक याद रहता है। एनिमेशन या एनिमेटेड जो चीज़ें रहती है वो हमें लंबे समय तक याद रहती है और हमारी मेमोरी में काफ़ी लंबे समय तक रहती है, जो हमें आगे हेल्प करती है। राइट, दूसरी ओर शिक्षक भी अपने अध्यापन के प्रति उत्साहित हो जाता है, उसको भी पढ़ाने में आनंद आएगा। परिणाम स्वरूप कक्षा का वातावरण हमेशा सकारात्मक यहाँ पर बना रहता है। तो कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले यदि बात की जाए तो सहायक सामग्री वह सामग्री होती है तो कक्षा में अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायक होती है। डैन की डेफिनेशन है, मतलब टीएलएम क्या होते हैं, जब भी आप बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ लिखवा रहे हैं, तो उसको समझाने में जो चीज़ें हमारी हेल्प कर रही है, मदद कर रही है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सहायक सामग्री या टीएलएम आप इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। या फिर कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जा सके, उसको इम्प्रूव किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके, अथवा श्रवण इंद्रिय संवेदनाओं के द्वारा उसको आगे बढ़ाया जा सके, वो हमारी सहायक सामग्री कहलाती है। ये डेफिनेशन किसकी, कार्टर ए गुड की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। तो इन डेफिनेशन का हम लोग यहाँ पर ये सार निकाल सकते हैं, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सहायक सामग्री वह सामग्री, उपकरण या युक्ति या कोई भी टेक्निक यहाँ पर हो सकती है जिसके प्रयोग करने से विभिन्न शिक्षण परिस्थितियों में छात्रों और समूहों के मध्य प्रभावशाली ढंग से ज्ञान का संचार किया जा सकता है। अब यदि हम लोग इसको कैटेगराइज करें तो प्रिंट सामग्री में, प्रिंटेड सामग्री के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाएगी, पाठ्य पुस्तकें, पैम्पलेट्स यहाँ पर हो सकते हैं, हैंडआउट्स यहाँ पर हो सकते हैं, अध्ययन मार्गदर्शिकाएं जो हम लोग बोलते हैं ना कि गाइडलाइन, जो गाइडेंस वाली जो बुक होती है जो हमें गाइड करती है, टीचर को गाइड करती है, बच्चे को गाइड कर सकती है, मैनुअल वगैरह यहाँ पर हो सकते हैं, सप्लीमेंट्री बुक्स जिसके नाम से हम लोग जानते हैं, अध्ययन मार्गदर्शिकाएं हो सकती है। श्रव्य सामग्री की बात करेंगे तो यूएसबी ड्राइव हो सकती है, कैसेट हो सकते हैं, माइक्रोफोन हो सकते हैं, इसके माध्यम से सुनकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। दृश्य सामग्री की बात करेंगे तो चार्ट हो गई, वास्तविक वस्तुएं हो गई, फोनोग्राफ हो गई, ट्रांसपेरेंसी हो गई, जिनको देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाएगा। और यदि बात करें श्रव्य और दृश्य दोनों की तो स्लाइड हो गई, स्लाइडर हो गए, टैप हो गए, फिल्में हो गए, टेलीविजन हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, यूट्यूब वगैरह हो गए, ये सारे के सारे आपके ऑडियो वीडियो एड्स के अंदर आते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की बात करेंगे तो संगणक यानी कि कंप्यूटर हो गया, ग्राफ दर्शाने वाले कैलकुलेटर हो गए, टैबलेट हो गए, या फिर स्मार्टफोन को भी इस कैटेगरी में हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सहायक सामग्री जो आप लोग पढ़ रहे हो, इसका उद्देश्य क्या क्या होता है, मतलब क्यों लाया गया टीचिंग के अंदर सहायक सामग्री को। तो सबसे पहले पाठ के प्रति सबसे पहले सबसे बेसिक जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आता है कि बच्चों का इंटरेस्ट जागेगा। ठीक है, बच्चों को यहाँ पर बोरियत फील नहीं होगी, तो पाठ में हम लोग बोल सकते हैं बच्चों में जागरूकता लाने के लिए, बच्चों को जागृत करने के लिए, रुचि उनके अंदर आ पाए, बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए, चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, यदि हमने टीएलएम का प्रयोग किया तो वो बच्चों को पढ़ने में आसान लगती है। छात्र की क्रियाशीलता यानी कि बच्चा एज अ एक्टिव लर्नर यहाँ पर पार्टिसिपेट करे, दैट्स वाई भी हमें यहाँ पर सहायक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। सीखने की गति में सुधार लाने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। जटिल विषयों को सरस रूप में प्रस्तुत करें, आसान तरीके से प्रस्तुत कर पाएँ, अभिरुचि पर आशानुकूलन प्रभाव डालना, मतलब बच्चों का इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट या सेल्फ डिपेंडेंसी यहाँ पर हो पाए। तीव्र बुद्धि और मंद बुद्धि छात्रों को योग्यता अनुसार शिक्षा यहाँ पर दी जाए। बालकों का ध्यान जो है अध्ययन यानी कि पाठ की ओर केंद्रित करना, अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप में सिखाने की कोशिश यहाँ पर टीएलएम के माध्यम से की जाती है। और बालकों की निरीक्षण शक्ति का विकास करने के लिए हमें सहायक सामग्री चाहिए होती है।
अब यदि हम लोग इसको कैटेगराइज करें प्रौद्योगिकी के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर, तो दो तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, एक हार्डवेयर हो सकता है, एक सॉफ्टवेयर हो सकता है। और यदि प्रक्षेपण की बात करें, हार्डवेयर मतलब जो चीज़ें एट प्रेजेंट आपके सामने अवेलेबल है, और सॉफ्टवेयर मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी PDF फाइल्स वगैरह होगी, कोई भी चीज़ें होगी, एनिमेटेड पिक्चर्स वगैरह हो गए, तो वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर होंगे। प्रक्षेपण प्रोजेक्शन की बात की जाए तो प्रक्षेपित जिसको आरोपित किया जा सकता है, और अप्रक्षेपित या फिर हम लोग बोल सकते हैं जिसका प्रक्षेपण नहीं हो सकता हो। ठीक है। और तीसरा जो ऑप्शन है इसमें, प्रत्यक्ष अनुभव सामग्री या क्रिया प्रधान सामग्री, या जो भी डिवाइसेस, जो भी उपकरण हमारे पास, या जो भी अपैरेटस हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। एक तरीके से और कैटेगराइज किया जा सकता है, जो सबसे कॉमन कैटेगरी होती है श्रव्य सामग्री, जिसको सुनकर, जो हमारी इंद्रियां जो है सुनकर जिसको ग्रहण करती है। ठीक है। अब इसमें मौखिक उदाहरण हो सकते हैं, ओरल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ग्रामोफोन जिसके माध्यम से सुना जा सकता है। ठीक है। गीत, कहानी, कविता इसके माध्यम से सुनी जा सकती है। टेप रिकॉर्डर भी यही है, स्थायी रूप से आप इसको कहीं रख दो, मूवेबल भी होता है, लेकर भी चले जाओ, कभी भी आप इसमें कुछ भी रखकर सुन सकते हैं। रेडियो एक माध्यम यहाँ पर हो सकता है, आकाशवाणी हो गई जिसके अंदर, राइट। उसके बाद दृश्य सामग्री की बात करेंगे तो जिसको देखकर आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, दृश्य सामग्री इसमें ब्लैक बोर्ड हो सकता है, ब्लैक बोर्ड पर टीचर ने कुछ भी लिखा, मानचित्र वगैरह हो गए, प्रतिरूपण मॉडल वगैरह हो गए, है ना। उदाहरण के लिए भूगोल शिक्षण में ज्वालामुखी पर्वत के बारे में बताना चाहता है टीचर, तो ऐसा नहीं ज्वालामुखी के पास लेकर रियल एग्जाम्पल देगा, तो ज्वालामुखी का एक प्रतिरूप यानी कि मॉडल बनाकर बच्चों को दिखा सकता है कि ये शांत ज्वालामुखी है, ये सुषुप्त ज्वालामुखी है ना, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, निष्क्रिय है। तो ये सारे मॉडल के थ्रू बच्चों को सिखाए जा सकते हैं। फ्लैनल बोर्ड जो हो गया, इस पर हम लोग बोल सकते हैं कि खादी का कपड़ा होता है, उस पर किसी भी चीज़ को चिपकाना है तो आप आसानी से जस्ट हाथ से प्रेस कर कर उसको चिपका सकते हैं। तो कार्डबोर्ड पर आप लगाकर इस तरीके से बच्चों को नई नई चीज़ों को लर्न करवा सकते हैं। रेखा चित्र, स्केच का प्रयोग करके भी आप यहाँ पर बच्चों को चीज़ें सिखा सकते हैं। रेखा प्रतीकों के माध्यम से ज्ञान दिया जा सकता है। बुलेटिन बोर्ड जो है प्लाईवुड का, लकड़ी का मजबूत गत्ते का यहाँ पर बना रहता है। पिन के माध्यम से, जो ड्राइंग पिन होती है उसके माध्यम से यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन, नोटिस वगैरह को चिपकाया जा सकता है। समाचार पत्र हो गया, या कोई भी नोटिस वगैरह हो गया, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो गई, है ना, वो सारी की सारी हम लोग बुलेटिन बोर्ड पर यहाँ पर लगा सकते हैं। मानचित्र आपको बताइए, देश भारत किसी का भी नक्शा देखना है तो मानचित्र के माध्यम से लगाया जा सकता है, चाहे वो फसलों का हो, कृषि का हो, वन का हो, किसी भी प्रकार का मानचित्र जो है आप यहाँ पर समझा सकते हैं। चित्र, नॉर्मल चित्रों के माध्यम से, तो ये सारी की सारी कौन सी मीडिया है, दृश्य मीडिया के अंदर कंसीडर की जाती है। ठीक है। अब ग्लोब यहाँ पर 3D चित्र हो सकता है, 3D एक मॉडल यहाँ पर हो सकता है। 3D इन द सेंस कि आपने ग्लोब देखा होगा, पृथ्वी के आकार का ही होता है, इसका इस तरीके से स्टैंड होता है जिस पर बच्चा इसको घुमा घुमा पर सारे विश्व की जानकारी यहाँ पर ले सकता है। उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, इन सभी की जानकारी मिल जाएगी। चार्ट एक माध्यम हो सकता है, बेसिकली स्टार्टिंग में बच्चों को अल्फ़ाबेट जो होती है ना, हमारे अक्षर जो होते हैं वो सब सिखाने के लिए चार्ट का प्रयोग करते हैं। और कई सारे जलवायु का चार्ट हो गया, तापमान का चार्ट हो गया, कई सारे चार्ट यहाँ पर हो सकते हैं। पोस्टर के माध्यम से और कार्टून पोस्टर से बच्चे और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, उनका और इंटरेस्ट जागृत होगा। तो जितने भी चीज़ें हैं, लाइक मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में क्या क्या सुरक्षा तकनीकी अपनाना चाहिए, धूम्रपान को रोकने के लिए आपने कई सारे पोस्टर्स वगैरह, कार्टून पोस्टर्स वगैरह देखे होंगे, तो वो सारी चीज़ें अपनाई जा सकती है। ठीक है। स्लाइडर, फिल्म स्ट्रिप, इन सभी का प्रयोग करके भी हम लोग जो है यहाँ पर नॉलेज ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे हमारी मीडिया हो गई, TLM के अंदर आते हैं। ग्राफ का प्रयोग आप लोग यहाँ पर करके पिछले वर्ष से अगले वर्ष की तुलना, और इस तरीके से तुलना करके उत्पादन, जितनी भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पर शो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, TLM के अंदर आते हैं। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इनके बारे में कि क्या क्या डिवाइसेस अवेलेबल है, कौन कौन से उपकरण अवेलेबल है जो स्पेसिफिक गणित को पढ़ने में, गणित के अध्ययन में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है। 1 सेकेंड। देखो, सबसे पहला जो टाइप है यहाँ पर हमारा गिनतारा है, यानी कि इंग्लिश में इसको अबेकस बोला जाता है। जो शुरुआत होती है बच्चों को, जो हम लोग शुरुआत करते हैं, संख्याओं की जो जानकारी दी जाती है वो कहाँ से दी जाती है, अबेकस के माध्यम से दी जाती है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, जिसको गणक साचा के नाम से भी जाना जाता है। चाहे तो सबसे पहले इसका डायग्राम देख लो। देखो, कुछ इस तरीके का यहाँ पर इसका डायग्राम दिखता है। ठीक है। ये इस तरीके का दिखेगा। इसमें संख्याओं को, जो बच्चों को काउंटिंग सिखाई जाती है, तो इसको इधर खिसका कर 1 2 3, इसको जोड़ना घटाना, ये सारी चीज़ें जो है बच्चा इसके माध्यम से सीख सकता है। ठीक है। जिसको गणक साँचा के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली गणन उपकरण होता है, अंक गणितीय प्रकरणों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एशिया के विभिन्न भागों में अब तो फिर भी कम हो गया, लेकिन फिर भी यदि बात करें एशिया, अफ्रीका आदि कई स्थानों पर आज भी इसका प्रचलन है। आज गिनतारा अपने वर्तमान रूप में तारों पर बंधे मोतियों, जैसे आपने यहाँ पर देखा
तारे पर बंधे मोती। और सबसे इसकी खास बात क्या है पता है, ये ब्रेल लिपि जो पढ़ते हैं ना उन बच्चों के लिए भी जिनको दिखाई नहीं देता है, वो इसको छूकर यहाँ पर जो है जोड़ घटाव यहाँ पर करना सीख सकते हैं। तो ब्रेल लिपि वाले स्टूडेंट के लिए भी ये चीज़ है। और बेसिक स्टार्टिंग करने के लिए बच्चों को सिखाने के लिए हम लोग इसका गणक साँचा जो गणन तारा जो है इसका प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। राइट, क्लियर है। सेकंड जो आता है हमारा जियो बोर्ड आता है। ठीक है, इस तरीके से दिखता है। सबसे पहले आप डायग्राम देख लो, ये जियो बोर्ड इस तरीके से दिखेगा। जियो बोर्ड लकड़ी का एक आयताकार चौखट भाग होता है जिस पर बराबर दूरी पर कीलें लगी हुई रहती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ड्राइंग पिन्स यहाँ पर लगा सकते हैं। जियो बोर्ड रबर बैंड या धागे का इस्तेमाल करके बच्चों को खुली व बंद आकृति, बेसिकली बच्चों को यदि आकृति का नॉलेज देना है कि आयत बनाइए, वर्ग बनाइए, है ना, इस तरीके से त्रिभुज बनाइए, वर्ग बनाइए, समतल चतुर्भुज बनाइए, समांतर चतुर्भुज बनाइए, तो वो क्या करेगा, इस पर रबर लगा लगा कर इस प्रकार की आकृतियां बनाएगा। तो ये क्या कहलाता है, इसका नाम है जियो बोर्ड। ठीक है, 1950 में मिस्र के गणितज्ञ कॉलिब के द्वारा जो इसका आविष्कार यहाँ पर किया गया था। बेसिकली 2D फॉर्मेट में होता है। थर्ड पॉइंट की यदि बात करें, प्रतिचित्रण की यदि बात करें, मॉडल की यदि हम लोग यहाँ पर बात करें, मैपिंग करने की यदि हम लोग बात करें, तो गणित एवं इससे संबंधित क्षेत्रों में प्रतिचित्रण जो है इसका प्रयोग जो है फलन के समानार्थी शब्द जैसे किया जाता है, या किसी संकल्पना को व्यवस्थित करने की एक रचनात्मक प्रक्रिया यहाँ पर हो सकती है। लाइक एफ को यदि आपको निरूपित करना है, प्रेजेंट करना है, तो आप इस माध्यम से यहाँ पर कर सकते हैं। लाइक इसको आप इसे समझें तो एक्स के फैक्टर क्या क्या यहाँ पर हो सकते हैं, तो यहाँ पर बच्चों को इस तरीके से सिखाया जाता है, या फिर इस डायग्राम में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू यदि आपने 1 रखी है तो वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 हो सकती है ना। एक्स की वैल्यू 2 रखी तो वाई की वैल्यू 3 भी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से इनपुट देने पर क्या क्या आउटपुट आपके जनरेट होंगे, वो सारे ऑप्शन को हम लोग प्रतिचित्रण के माध्यम से, मैपिंग के माध्यम से सिखा सकते हैं। किसके अंदर, मैथ्स के अंदर। हर एक जगह प्रतिचित्रण का मीनिंग जो है, अर्थ जो है वो अलग अलग यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, पाठ नियोजन, लेसन प्लानिंग, जटिल अवधारणाओं को सिखाने में ये चीज़ हमारी मैपिंग हमारी यहाँ पर मदद कर सकता है। गणितीय सोच को बढ़ाने में मैपिंग हमारी मदद करेगा। 10 ग्राम की यदि हम लोग बात करें तो 10 ग्राम आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ पर दिखाई देता है। एक पहेली जैसा होता है जिसमें 7 प्रकार की आकृतियाँ वाले बोर्ड होते हैं जिसको सटाकर यहाँ पर जमाना होता है, मतलब बिल्कुल इस तरीके से अरेंज करना होता है, कोई भी स्पेस यहाँ पर खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चपटी आकृतियों को 10 यहाँ पर कहा जाता है। कुछ आपको आकृतियाँ दिखाई दे रहा है, इनको 10 यहाँ पर कहा जाएगा, और पूरा बोर्ड इसलिए इसका नाम 10 ग्राम यहाँ पर है। जिस आकृति को बनाना होता है उसका केवल बाहरी सीमा रेखा आउटलाइन ही दी गई होती है। मतलब यहाँ पर एक इस तरीके से आप देख सकते हैं 10 ग्राम में कुछ इस तरीके की आउटलाइन दी जाती है, कुछ इस तरीके के बॉक्सेस बने हुए रहते हैं। फिर बच्चे को बोला जाता है कि तुमको त्रिभुज बनाना है, तुमको वर्ग बनाना है, तुमको आयत बनाना है, तो बच्चा उस तरीके से अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके उस आकृति को बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे लॉजिकल चीज़ क्या है, तो आप ऐसे नॉर्मली भी कर सकते थे, लेकिन सबसे लॉजिकल ये है कि सारी आकृतियाँ जितने भी आपके खाली बॉक्सेस थे वो सारे फुल हो जाना चाहिए, एक भी बॉक्स यहाँ पर खुला नहीं होना चाहिए। जैसे बच्चे ने यहाँ पर एक, हम लोग बोल सकते हैं समकोण त्रिभुज बना दिया, एक हम लोग बोल सकते हैं एक वर्ग बना दिया, एक नॉर्मल त्रिभुज बना दिया, एक आयत बना दिया। तो इस तरीके से बच्चा यहाँ पर कैसे भी करके अपने दिमाग का प्रयोग करके इस पूरे 10 ग्राम को यहाँ पर फिल कर देता है, कोई भी स्थान खाली यहाँ पर नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, इस तरीके की कई प्रकार की आकृति आप यहाँ पर देख पा रहे हो, वो किसके माध्यम से बनाई जा सकती है, 10 ग्राम के माध्यम से हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, किसी ने यहाँ पर ये काइट का शेप दे दिया, बर्ड का शेप दे दिया, इसमें पूछा जाएगा कि बताइए कितने त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, तो बच्चा काउंट कर लेगा कि इस बर्ड में, ये पक्षी के 2 पंख हो गई, उसकी पूंछ हो गई, ये मुंह हो गया, तो कितने चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो सारा बच्चा यहाँ पर कैलकुलेट करके बताता है। ठीक है, तो इस तरीके से, जैसे किसने ये करो डक बना दिया है, शायद बदक बना दिया है ना, ये हल बना दिया, इस तरीके से जितनी भी चीज़ें यहाँ पर, ये नाव बना रखी है, जितनी भी चीज़ें हैं उनसे बच्चों को जो है यहाँ पर नॉलेज दिया जाता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें कहाँ पर आती है, 10 ग्राम के अंदर आती है। संख्या चार्ट और संबंधित गतिविधियाँ चार्ट की यदि बात करें तो गणित पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, संख्या चार्ट, नंबर सिस्टम के माध्यम से इस तरीके से हम लोग बच्चों को गणित सिखा सकते हैं। 1 से 5 तक के सभी बच्चों को बेसिक जो पहाड़े गिनती वगैरह हो गई वो इसी माध्यम से सिखाई जाती है। 0 से 99 तक की गिनती को संख्या चार्ट में बताया जाता है। इसी तरीके से रोमन वगैरह हो गया, रोमन लिपि वगैरह को भी हम लोग ऐसे ही सिखाते हैं। विशेष संख्या या गतिविधि बच्चों को संख्या चार्ट से परिचित करवाने में मदद करती है। जैसे कि आपकी उम्र क्या है, तो इस चार्ट में निकाल कर बताओ, है ना, तो बच्चा बताएगा कि मेरी उम्र अभी
8 साल है तो बच्चा यहाँ पर देखेगा तुम्हारे पिताजी की उम्र क्या है, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, तो मेरे घर में 4 लोग हैं। जैसा भी बच्चे को लगता है वो संख्या चार्ट से निकाल कर आंसर करके लाएगा। जस्ट एन एग्जांपल, मेरी उम्र, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, परिवार में सदस्यों की संख्या, मेरे प्रिय की संख्या, फ्रेंड्स की संख्या कितनी है, मेरी कक्षा में कितने बच्चे हैं, विद्यालय में कितने शिक्षक हैं, गाँव में घरों की संख्या कितनी है, गाँव से शहर की दूरी कितनी है। तो ये सारे एग्जाम्पल बच्चों को गणितीय चीज़ों को, संख्या वगैरह को सीखने में मदद करेंगे। डॉट पेपर देखो कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। यहाँ पर एक प्रकार का सिंपल पेपर होता है जिस पर कई तरीके के डॉट बने होते हैं। बेसिकली ये ज्यामितीय आकृतियों को सीखने में मदद करता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि 4 × 2 कितना होता है, 8 होता है। तो 8 डॉट को यहाँ पर कवर कर लीजिए, या कोई आकृति ये वगैरह आप ये लोग यहाँ पर बना लीजिए, है ना। ये यहाँ पर आप वर्ग बना सकते हैं। इस तरीके से जो कर सकते हैं वो सारे के सारे डॉट पेपर में भी हो सकता है। जियो बॉक्स की बात करेंगे तो जियो बॉक्स कुछ इस तरीके का दिखता है जिसमें सारे उपकरण रहेंगे, ठीक है। और ये इन्वेंट किसने किया था और इसको पॉपुलर किसने किया था, 1950 में ये पॉपुलर हो गया था। इजिप्ट के जो मैथमेटिशियन है कॉलेब गेटेंगो, इनके द्वारा इसको यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर किया गया था। तो ठीक है, इसके अंदर ये आपका चांदा प्रकार जो है, डिवाइडर हो गया, स्केल हो गया, ये सारी चीज़ें इस बॉक्स के अंदर, जियो बोर्ड के अंदर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। ओके। यदि हम लोग यहाँ पर इसकी बात करें, राइनिस बॉक्स की बात करें, तो इसमें आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार जो होता है, यूनिट, टेंस हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, इसकी पूरी जानकारी मिलती है। इसमें कुछ इस तरीके से आपको छोटे छोटे से ब्लॉक्स दिए जाते हैं, है ना, जो इसकी जानकारी जो है आपको इसके माध्यम से यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। 1 बाय 1 करके आप देख सकते हैं, इसमें यूनिट होता है, लॉन्ग होता है, फ्लैट होता है, 100 प्लेस ब्लॉक्स होता है। तो इन सभी के माध्यम से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन ब्लॉक को अरेंज करेंगे और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखो, इसको किस किस नाम से जाना जाता है, इसको बेस 10 ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि आधार 10 ब्लॉक के नाम से, ठीक है। मैप के नाम से भी, मैप यानी कि मल्टीपल अरिथमेटिक ब्लॉक के नाम से भी इसको यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। बुनियादी गणित अवधारणाओं को सीखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बेसिकली 3D ब्लॉक्स होते हैं, है ना। तो निम्नलिखित में से क्या 3D होगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन यदि आपका बनता है, चार्ट हो गया, प्रतिरूपण हो गया, डायनीज ब्लॉक आ गया, तो आपका आंसर यहाँ पर मैप या डायनीज ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। 4 आकार में आते हैं, यूनिट के फॉर्म में आते हैं, लॉन्ग ये हो सकते हैं, फ्लैट ये हो सकते हैं, और 100 प्लेस ब्लॉक यहाँ पर। तो ये 4 प्रकार के आते हैं, 4 आकार में आते हैं, और ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट को विकसित करने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। एक और टाइप हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक और टाइप जो होता है इसका जियोजेब्रा होता है। बेसिकली ये एक ऐप होती है जिसमें आप सॉल्व कर सकते हैं जियोमेट्री को, अलजेब्रा को, स्टैटिस्टिक को, कैलकुलस को वगैरह, इन सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको विंडोज़ में मिल जाएगा, है ना। सारे ऑप्शन जो इसके अवेलेबल होते हैं, एंड्रॉइड वगैरह, आईपैड वगैरह, इन सब में ही आपको अवेलेबल होता है। तो बेसिकली जियोजेब्रा एक ऐप है, इंटरेक्टिव जियोमेट्री, अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक एंड कैलकुलस एप्लीकेशन है ना। ये इस तरीके का इसका सिंबल रहता है। इस तरीके से और भी है, मैटलैब वगैरह हमारा हो गया, है ना। कई सारे उपकरण होते हैं, साइलैब वगैरह हो गया, जिसमें हम लोग जो इस तरीके की गणितीय गणनाओं को, कैलकुलेशंस वगैरह को सॉल्व कर सकते हैं। ओके। तो आज के सेशन के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। हाफ से भी ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब इसमें कुछ बचा हुआ है, तो वैन हीले मॉडल बचा हुआ है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी बची हुई है, और परिभाषाएं बची हुई है, ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। ओके। तो सेशन कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, है ना। और यदि आप बाय करना चाहते हैं मैथ्स के नोट्स, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8770803840 पर, राइट। इस पर व्हाट्सएप करके आप सारे ही मैथ्स के नोट्स को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ को लगाते रहना ताकि एक प्रैक्टिस बनी रहे। सारे ही जितने भी आपने आज नोट्स देखे, इन सभी टाइप के क्वेश्चन जो है आपको मैथ्स की सीरीज़ में मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगी आपको, ठीक है, ताकि एग्जाम समय में जो है आप मैथ्स को कम टाइम दें और बाकी सारा जितना भी टाइम आपका बच रहा है उसको आप दूसरे सब्जेक्ट में यहाँ पर दे सकते हैं। ओके। सेशन को हम लोग यहीं ओवर करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।